हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। दिनेश कुमार, गुड मॉर्निंग। ओम प्रकाश, गुड मॉर्निंग। विकास कुमार, गुड मॉर्निंग। प्रकाश कुमार, गुड मॉर्निंग। महेश कुमार, गुड मॉर्निंग। विकास कुमार, गुड मॉर्निंग। सभी लोग को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग नया चीज देखेंगे। हम भी लगा हुआ होगा टॉपिक के रूप में बीज गणित। और बीज गणित में अगर कहा जाए तो इसमें अलग अलग, जैसे टॉपिक के रूप में बीज गणित में एक तो है कि आपको फार्मूला बेस पर भी तो क्वेश्चन आते हैं, लेकिन रेलवे में अगर कहा जाए तो ज्यादातर क्वेश्चन आपको अलजबरा के रूप में, बीज गणित के रूप में आते हैं। एक को बोला जाता है लीनियर इक्वेशन अर्थात रैखिक समीकरण। दूसरा होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। और तीसरा कहा जाए तो पोलिनोमियल्स का जो होंगे वो यानी बहुपद का कहा जाए तो एलसीएम और एचसीएफ। ऐसे एलसीएम और एचसीएफ दे चुके हैं, ठीक है, लेकिन इसमें भी थोड़ा हम लोग देख चुके हैं। यानी आज हम लोग देखेंगे बीज गणित से रिलेटेड जो है वो टॉपिक के रूप में कैसे होंगे, जबकि हेडिंग आपको पहले से दे दिया गया है कि आज हम लोग टॉपिक के रूप में देखेंगे। मतलब 3 चैप्टर आज हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। ये खत्म हो जाएंगे थ्योरी, उसके बाद जो है वो एक तरह से टाइप भी आपको हम बताएंगे जिस तरह से पहले चलते रहते थे। मतलब समीकरण, समीकरण में कहा जाए तो रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे अर्थात रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण। और बहुपद जो होते हैं तो बहुपद का लसा और मसा के बारे में पढ़ेंगे। तो ये बीज गणित का एक क्वेश्चन हो गया। चलिए, प्रणाम, आपको भी प्रणाम करते हैं। और ध्यान दीजिए, जैसे ऋषभ का कहना है नोट्स अपलोड करवा दीजिए, तो ऋषभ जी और बाकी जितने भी कैंडिडेट है वो सुन लीजिए कि अगर एप्लीकेशन पर नोट्स अवेलेबल नहीं है तो कल से या आज रात में ही देखिएगा कि टेलीग्राम, टेलीग्राम तो सभी लोग ज्वाइन किए नीतीश कॉम्पिटेटिव मैथ ध्रुपद के नाम से। तो टेलीग्राम में जितना भी मतलब आरआरबी जो भी इस बैच का जो भी पैकेज या नोट्स है तो वो टेलीग्राम पर आज हम डाउनलोड करवा देते हैं। मतलब अब प्रॉब्लम नहीं होंगे। अगर कुछ लोग को प्रॉब्लम है, जी ऋषभ जी आप ही का हम बात को ध्यान में रखते हुए चल रहे हैं, ठीक है। अमित कुमार पासवान, आपका भी कहना है तो नोट्स जो भी है पढ़ाया गया, अभी तक जितना भी पढ़ाया गया है तो उसका नोट्स जो है वो कल से टेलीग्राम पर अपलोड रहेंगे, तो आप टेलीग्राम पर से आप ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए, वो क्लियर हो जाएंगे, प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग टॉपिक पर आते हैं, ठीक है। हाँ, पीडीएफ रहेंगे, विकास राय पीडीएफ रहेंगे। राम सिया कुमार सर, वीडियो एक बार बंद होने के बाद दोबारा फिर से, तो ऐसा है कि 2 दिन और बचे हैं तो वो भी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। कहे थे कि जैसे ही आप कमेंट करते हैं तो जैसे ही सबमिट कीजिएगा तो 1 सेकंड के लिए वीडियो बंद होता है, लेकिन 1-2 दिन के बाद वो समस्या खत्म हो जाएंगे। और नोट्स की जहां तक बात हुआ, ऋषभ जी या और भी जो लोग हैं जिसको नोट्स नहीं मिले, पीडीएफ नहीं मिले हैं, तो आप नहीं होता है तो जो मेरा जो टेलीग्राम का जो चैनल है उस चैनल पर सारा जो रेलवे का जो नोट्स है वो अवेलेबल होंगे शुरू से लेकर अंत तक, ठीक है। तो कल आप उसको नोट्स को अवेलेबल कर लीजिएगा, ले लीजिएगा। और कहीं ना कहीं इसमें कहा जाए तो जो टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लियर ऋषभ जी? ठीक है, आपका मसला हल हो चुका जो प्रॉब्लम थे, ठीक है। चलिए ऋषभ जी, चलिए आज हम लोग देखते हैं कि अलजबरा के रिलेटेड में अगर कहा जाए तो हम लोग को पढ़ना है कि अलजबरिक इक्वेशन। और अलजबरिक इक्वेशन में कहा जाए तो लीनियर इक्वेशन होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं, इसलिए हेडिंग आपको दे दिया गया है। तो आइए सीखते हैं आज अलजबरा से रिलेटेड में समीकरण क्या होंगे। और आज हम लोग सीखेंगे तो थ्योरी के साथ साथ, क्योंकि मेन इसमें कहा जाए तो थ्योरी है, और थ्योरी के बाद हम लोग जिस तरह से प्रैक्टिस करते थे तो उस तरह से प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है वो अलजबरा से रिलेटेड में इक्वेशन के बारे में हम लोग विशेष रूप से ध्यान देते हैं, देखा जाएगा। देखिएगा, ध्यान दीजिए। यानी आज का जो टॉपिक है बीज गणित, ठीक है। और इसमें कहा जाए, इंग्लिश में कह सकते हैं तो अलजबरा के रूप में आप इसको लिख सकते हैं। और अलजबरा में आज हम लोग 3 टॉपिक यानी 3 चैप्टर के बारे में विशेष रूप से पढ़ेंगे। एक जो है जिसको कहते हैं रैखिक समीकरण, ठीक है, रैखिक समीकरण के बारे में, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहेंगे तो लीनियर इक्वेशन को कहा जाएगा, ठीक है। और दूसरा जो पढ़ेंगे, दूसरा टॉपिक इसमें चैप्टर कह सकते हैं द्विघात समीकरण। इससे क्वेश्चन भी ज्यादा पूछे जाते हैं, द्विघात समीकरण, ठीक है। यानी इसको कहेंगे क्वाड्रेटिक रेटिक इक्वेशन होते हैं। तीसरा इसमें कहा जाएगा तो हम लोग को पढ़ना है बहुपद, बहुपद। और बहुपद में देखेंगे हम लोग एलसीएम
और एचसीएफ के बारे में, ठीक है, जो टॉपिक हम आपको बता रहे हैं, यानी पूरे बीज गणित से जो जो सेक्शन से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, और चैप्टर हम आपको पहले बता चुके कि ये चैप्टर आपको हम पढ़ाएंगे। तो बहुपद का लसा और मासा, यानी इंग्लिश में इसको कहेंगे पोलिनोमियल्स, पोलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद इसमें एक थोड़ा सा हम लोग ये भी झलक देख लेंगे कि जो फॉर्मूला होते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं तदात्म, तदात्म बीज गणित, यानी इसको हम लोग कहेंगे फार्मूला, यानी थोड़ा सा फार्मूला जो होते हैं बीज गणित का, उसको भी विशेष करते हैं। तो ये 4 चैप्टर जो है वो बीज गणित के रूप में, या टॉपिक जो है वो पढ़ना है आपको। तो चलिए आज हम लोग अभी जो है चालू करते हैं रैखिक समीकरण, उसके बाद द्विघात समीकरण पर आते हैं, उसके बाद बहुपद का जो लसा और मसा होंगे, और लास्ट में थोड़ा सा हम लोग बीज गणित का थोड़ा फार्मूला ध्यान रखेंगे। मतलब इतना तरह का टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में पूछेंगे, लेकिन अगर खास कहा जाए तो द्विघात समीकरण से ज्यादा पूछते हैं, रैखिक समीकरण से भी पूछेंगे, लसा मसा से भी कभी कभी पूछेंगे। ऐसे हम लोग एलसीएम एचसीएफ का, यानी लघुत्तम समवर्त और महत्तम समवर्त का टॉपिक पढ़ चुके हैं, लेकिन अलजेब्रा में भी कुछ क्वेश्चन होंगे। तो चलिए आज हम लोग पहला टॉपिक के रूप में समझे कि समीकरण क्या होते हैं। अब ध्यान दीजिए कि इक्वेशन को समझने के लिए, मतलब जो भी अलजेब्रा के रूप में अगर कुछ भी लिखते हैं, जैसे कहने का मतलब हुआ कि अगर 2x+5 लिखते हैं तो ये हुआ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसको कहते हैं, यानी हिंदी कहेंगे बीजीय, बीज गणितीय व्यंजक कहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि ठीक है, इक्वेशन की तो बात किया जाएगा, तो इक्वेशन में हम लोग को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इक्वेशन बनते कैसे हैं। उसके लिए थोड़ा सा फंडामेंटल क्या होंगे। तो फंडामेंटल में अगर कहा जाएगा, देखिए सुनील जी, राइटिंग की अगर बात किया जाए तो थंबनेल लगा हुआ है, ठीक है, तो वो थंबनेल पर होंगे। और ऐसे कहा जाएगा तो ज्यादा हिंदी नहीं लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है, ज्यादा हिंदी नहीं लिखना पड़ेगा। मेन तो आपको मैथ पढ़ना है। अच्छा, कोशिश करेंगे अक्षर थोड़ा सा सुधार करके लिखें। चलिए, इसके पहले हम लोग को यह पढ़ना पड़ेगा कि अलजेब्रा में आप देखिएगा तो क्या है कि न्यूमेरिकल वैल्यू भी आते हैं, ठीक है, एक्स वाई भी आते हैं। तो पहले हम लोग को ये विचार करना पड़ेगा, और ये कम्बिनेशन करके, जैसे 2x+3 लिख देते हैं तो ये एक इक्वेशन हो गया। 2x+4y इक्वल टू अगर आप 5 लिखते हैं तो ये भी इक्वेशन हो गया। ये सारा जो है वो लीनियर इक्वेशन का जो है उदाहरण हुए, यानी हिंदी में कहेंगे तो रैखिक समीकरण का उदाहरण होते हैं, ठीक है। अब रही बात कि इसको हम विचार कर रहे हैं कि इक्वेशन तैयार होंगे तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू भी आते हैं, और कुछ जो है एक्स वाई ए बी सी ये सब भी आते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग फंडामेंटल ये समझे तो कह सकते हैं, ध्यान रखिए, अगर हम राशि की बात करें, यानी संख्या राशि की बात करें, तो एक होता है चर और एक होता है अचर। आइए जीरो लेवल से उठाते हैं, उसके बाद समीकरण पर तैयार करते हैं। अगर हम लोग राशि की बात करें, ध्यान रखिए, ठीक है, यानी संख्या की बात करें, इसको आप संख्या भी बोल सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो इसमें एक होता है चर और एक होता है अचर। बेसिक समझिए, चर और अचर, यानी इसको इंग्लिश में कहेंगे कि ये वेरिएबल होता है, और एक होता है यहाँ पर कांस्टेंट, ठीक है। दिखाई दे रहा है, एक को बोला जाएगा चर, एक को बोला जाएगा अचर, यानी एक होते हैं वेरिएबल और एक होता है कांस्टेंट। इक्वेशन पर ही आ रहा है, लेकिन इक्वेशन तैयार करने के लिए जो बेसिक फंडामेंटल चीज जो यूज होता है, हम उसको जो है बता रहे हैं आपको, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब देखा जाए ऐप्स धीरे धीरे सुधार हो जाएगा बाबू, ठीक है, नया नया है, सुधार हो जाएंगे, घबराइए नहीं, ठीक है। मेन पढ़ाई देखिए आप। अब देखा जाए कि राशि जो है वो 2 प्रकार के होंगे, इसी से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ करके समीकरण का निर्माण करेंगे। तो जो राशि या संख्या जो होते हैं वो 2 तरह का होते हैं, एक चर होता है और एक अचर, यानी इंग्लिश मीडियम में कहेंगे तो एक वेरिएबल होता है, और एक जो होते हैं वो कांस्टेंट के रूप में होते हैं। चर और अचर कैसे पकड़ बनाएंगे, कैसे पहचान करेंगे कि ये कांस्टेंट है, ये जो है आपका वेरिएबल है, और ये जो है कांस्टेंट, यानी दूसरे शब्दों में एक चर है और एक अचर है। जैसे ध्यान रखिए, इसका परिभाषा अगर डिफिनेशन कहा जाए तो एक लाइन में समझने की कोशिश कीजिएगा। वेरिएबल का मतलब, चर राशि का मतलब होता है कि वैसा मान जिसका मान जो है वो निकालना पड़े, यानी जिसके मान में चेंजिंग होते रहता हो। तो ऐसे मामलों में इस राशि को हम लोग कहेंगे कि चर राशि है या वेरिएबल है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में कहा जाए तो जो एक्स वाई जेड ये सब जितना लिखते हैं तो ये सभी वेरिएबल है। बताइए, हमने कहा कि चर राशि का सिंपल थोड़ा सा छोटा परिभाषा आप समझिए कि चर राशि यानी वेरिएबल का मतलब होता है कि जिसके मान में चेंजिंग हो, जिसका मान निकालना पड़े, अर्थात जिसका वैल्यू निकालना पड़े, तो उसको कहते हैं एक तरह से चर राशि। एक उदाहरण के रूप में कह सकते हैं कि एक्स वाई जेड जितना भी है, तो आप देखिएगा एक्स का मान निकालना पड़ता है, वाई का मान निकालना पड़ता है। अगर पहला इक्वेशन में एक्स का मान 4 आया है तो कोई गारंटी नहीं कि अगला जो इक्वेशन होगा एक्स के रिफरेंस में तो एक्स का मान 4 आएंगे। तो हमने कहा कि इसके मान में बदलाव होते रहते हैं, इसका मान निकालना पड़ता है, उसको चर राशि कहते हैं।
अचर का मतलब हुआ कि जिसके मान में कोई बदलाव नहीं हो, जिसका मान कभी निकालना नहीं पड़े, वो पहले से दिया हुआ रहेंगे। जैसे आप कोई न्यूमेरिकल वैल्यू 5 है, 4 है, ठीक है, या और भी कोई नंबर ले सकते हैं। तो इसका मान देखिए, अचर का परिभाषा आपका हो गया कि वैसी राशि जिसका मान में कोई बदलाव ना हो, यानी जिसका मान नहीं निकालना पड़े। साधारणतः एग्जाम्पल के रूप में अचर कांस्टेंट टर्म का रूप में अगर कहा जाए तो 5, 4, 6 यानी जितना भी न्यूमेरिकल वैल्यू देखते हैं तो वो एक होता है जो कांस्टेंट टर्म के रूप में है अचर। कभी आप सुने हैं कि 5 का मान ज्ञात कीजिए? नहीं। तो हमने कहा सीधा सीधी फंडा ये है कि चर का मतलब है जिसका मान निकालना पड़ता है, जिसमें मान में चेंजिंग होता है, उसको हम लोग चर राशि कहेंगे। अचर यानी कांस्टेंट का मतलब हुआ कि जिसमें मान में कोई चेंजिंग ना होता हो, ठीक है, जिसका मान आपको निकालना ना पड़े, जिसके मान में कोई बदलाव नहीं होता है, तो उसको अचर राशि कहते हैं। अब यही दोनों को कॉम्बिनेशन करते हैं तो समीकरण के रूप में हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, इसलिए बेसिक आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। अब आगे अगर बढ़ते हैं, राशि के बाद अगर करते हैं तो हम लोग अब समीकरण के रूप में आ जाएंगे। तो पहला चीज इसमें पढ़ना है हम लोग को टॉपिक के रूप में रैखिक समीकरण। अब जरा सोचिए कि अगर हम लोग रैखिक समीकरण के रूप में अगर हम जाने तो रैखिक समीकरण है क्या? ध्यान दीजिए, रैखिक समीकरण यानी इसको इंग्लिश में कहेंगे लीनियर इक्वेशन कहेंगे, ठीक है। अब लीनियर इक्वेशन में कहा जाए तो इसमें दो तरह का, रेलवे का जो एग्जाम होता है उसमें दो तरह का क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब दो तरह का रैखिक समीकरण से पूछेंगे। पहला जो होता है रैखिक समीकरण उसको कहते हैं वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, यानी इसको हिंदी में कहेंगे तो कहा जाता है एक चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण आपको दिखाई दे रहा है? अच्छा, यानी इसको इंग्लिश में कहेंगे तो वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, यानी इससे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। रैखिक समीकरण और एक होते हैं आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण। धीरे धीरे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखा जाए, हाँ ध्यान दीजिएगा। अब इसमें तो पहला इसमें रैखिक समीकरण में हम लोग को पढ़ना है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण, इंग्लिश में हमने बोला कि ये वन वेरिएबल रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन है। अब इसको पहचान कैसे करेंगे, तो आइए इसका भी समझ लीजिए कि वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन अर्थात जो एक चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं उसका आप देखिएगा समीकरण या डिफिनेशन के रूप में, परिभाषा के रूप में कहा जाए तो कह सकते हैं कि ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि की संख्या यानी वेरिएबल की जो संख्या होंगे वो एक होंगे और उस वेरिएबल पर पावर भी जो होगा वो एक होगा। तो इस हालात में ऐसे समीकरण को जो है वो लीनियर इक्वेशन के रूप में कहते हैं, यानी एक चर वाले रैखिक समीकरण। फिर से सुन लीजिएगा, एक चर वाले रैखिक समीकरण अर्थात वन वेरिएबल ऑफ लीनियर इक्वेशन का परिभाषा हुआ कि ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि की संख्या अर्थात वेरिएबल का जो संख्या होंगे वो एक होंगे और वेरिएबल पर जो पावर होंगे वो भी एक होना चाहिए। तो ऐसे हालात में जो इक्वेशन तैयार होंगे उसको कहेंगे वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, यानी हिंदी में कहेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण। हाँ, इसमें एक जनरल फॉर्म होता है, एक व्यापक रूप होता है, एक कंडीशन होता है जिसके आधार पर पकड़ा जा सकता है। परिभाषा जो बोला गया कि ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि की संख्या एक हो और चर राशि पर जो पावर होनी चाहिए वो भी एक होनी चाहिए, तो ऐसे मामलों में इस समीकरण को कहेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण। इसका कंडीशन अगर व्यापक रूप देखिएगा, जनरल फॉर्म देखिएगा तो इस फॉर्म में आता है ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो, जहां कह सकते हैं कि ए जो होंगे वो डज नॉट इक्वल टू जीरो होंगे। यानी अगर इस फॉर्म में अगर रहता है कोई भी इक्वेशन तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये एक चर वाले रैखिक समीकरण है। अब एग्जाम के रूप में अगर कहा जाए, इससे अगर क्वेश्चन थोड़ा और टिपिकल करेंगे तो वो दो चर वाले रैखिक समीकरण में ज्यादा करेंगे, लेकिन हम लोग धीरे धीरे सब स्टेप को सीखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर पहला चीज हुआ कि अगर इस फॉर्म में रहता है तो इसको कहेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण। यहाँ देखा जाए ए और बी जो है एक न्यूमेरिकल वैल्यू कर कुछ रह सकते हैं और एक्स का देखिए मान निकालना पड़ेगा, जबकि हमने फॉर्मूला परिभाषा बताया कि ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि की संख्या एक हो। ये देखिए एक्स का मान निकालना है तो चर राशि की संख्या एक है और इस पर पावर भी किया है तो एक है। तो ऐसे हालात में इसको कहेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण। जनरल फॉर्म व्यापक रूप कहा जाए तो पहचानने के लिए फॉर्म के रूप में पहचान सकते हैं ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो, जहां ये भी ध्यान रखिए कि ए जो है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि समझिए अगर ए जीरो के बराबर हो जाएगा तो जीरो गुना एक समथिंग जीरो हो जाएंगे, तो ये पूरी तरह से डूब जाएगा जिससे चर राशि बचने वाला नहीं है, ठीक है। अब देखा जाए जैसे एग्जाम्पल के रूप में कहा जाए, जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप टू एक्स प्लस थ्री बराबर जीरो लिखते हैं
तो ये देखिए इस समीकरण को क्या बोलेंगे, तो एक चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें देखा जाए चर राशि की संख्या कै गो है, तो एक तो है, इस पर पावर भी कुछ नहीं है तो क्या है, तो वे एक है। यानी अगर हम कोई भी नंबर लिखते हैं, जैसे 4x प्लस अगर 7 इक्वल टू 0 लिखे, तो ये भी आपका वन वेरिएबल इन इक्वेशन है। अगर कुछ लोग लिखते हैं 3x माइनस 2 लिखते हैं बराबर 0, तो ये भी आपका वन वेरिएबल इन इक्वेशन है, मतलब ये एग्जाम्पल हो गया। यहाँ पर अगर आप इसको डील करते हैं, इससे फायदा क्या क्या थ्योरी निकलेंगे। अब जरा सोचिए, अगर हम इसको इजी वे में डील कर सकते हैं, डील तो कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे। अगर एक्स का मान निकालना चाहते हैं तो देखिए पॉजिटिव इधर आएंगे तो क्या होंगे, निगेटिव होंगे, और ये गुना के रूप में इधर आएंगे तो भागा होंगे। यहाँ भी आप नोटिस कीजिए, यहाँ प्लस और माइनस से कोई मैटर नहीं है, ठीक है, यहाँ प्लस माइनस आप लिख सकते हैं। बस विशेष रूप से यह ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चन में चर राशि की संख्या जो होना चाहिए वो एक होनी चाहिए, चर राशि पर जो पावर होनी चाहिए वो भी आपका एक होनी चाहिए। तो इसको जो है हम लोग कहते हैं लीनियर इक्वेशन के रूप में कहेंगे। अब जरा सोचिए कि यहाँ भी अगर हम एक्स का मान निकालना चाहते हैं, तो देखिए ये निगेटिव दो है इधर आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे, और 3 गुना में इधर आएंगे तो भागा होंगे। अब यहाँ से भी कुछ आपको पॉइंट मिलेगा। पॉइंट क्या मिले कि देखिए अगर इस इक्वेशन को डील किया गया तो बताइए एक्स का मान कितने आए, तो -4/7, मतलब एक ही मान आया। एक्स का मान यहाँ भी आपका है तो कितना आया, तो एक ही आया। यानी यहाँ पर एक नोटेशन के रूप में पॉइंट के रूप में हो गया। पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है, पॉइंट बाय पॉइंट ही आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछेंगे उसी तरह से। यानी कि एक चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं, तो नोट के रूप में समझिएगा कि एक चर वाले रैखिक समीकरण के देख सकते हैं कितने हल हो रहे हैं, कितने सॉल्यूशन एक्स का मान आ रहा है, तो यहाँ भी एक ही आ रहा है, यहाँ भी एक ही आ रहा है। यानी ध्यान रखिए कि एक चर वाले रैखिक समीकरण के हलों की संख्या अगर पूछा जाएगा तो कितना होंगे, तो वो ध्यान रखिएगा कि केवल एक हल होंगे, मतलब एक्स का मान जो होंगे वो एक ही को मान आएंगे, दो को मान नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये एक जनरल फॉर्म हो गया लीनियर इक्वेशन के। इस बेस पर भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, बस हम कह रहे हैं कि थ्योरी को आप पढ़ ले जाइए, प्रॉब्लम नहीं होंगे। अब देखा जाए एक चर वाले रैखिक समीकरण जब सीख चुके, पहचान पकड़ लिए, इसका केवल एक हल होंगे। यानी इसमें आपको दो नोटेशन ध्यान रखना है, एग्जाम में आपको यही चीज आ जाएंगे। पहला चीज ध्यान रखना है कि इसका व्यापक रूप पहचानने का जो तरीका हो गया, तो ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, जहां ए डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर इसमें पूछता है कि हलों की संख्या बताइए, कितने हल हो सकते हैं एक चर रैखिक समीकरण के, तो बोलिएगा केवल एक, इसके अलावा और कुछ नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में भी समझाया गया, मान ले जाए कि 2y प्लस 3 है इक्वल टू 0 है। अब कहा जाए कि बताइए बाई का कितने हल होंगे, तो बाई का कै गो मान आएंगे, तो एक ही गो मान आएंगे, -3/2। यानी इसमें नोटेशन के रूप में आपको सीख लिए कि केवल एक ही हल होंगे एक चर के। अब देखा जाए इसी में अगर हम दूसरा इसमें चलते हैं, जो टॉपिक के रूप में हो जाएंगे, इसको कहेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण में दो जगह से इक्वेशन से पूछेंगे। एक चर वाले रैखिक समीकरण से क्वेश्चन पूछेंगे, और एक जगह जो कहा जाएगा तो वो दो चर वाले रैखिक समीकरण से पूछेंगे। अब ध्यान रखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण का परिभाषा क्या है या क्या कंडीशन होंगे, इससे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण, यानी इसको कहेंगे इंग्लिश में टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, ठीक है, हिंदी में लिख दिया गया है दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसको कैसे पहचानेंगे, तो इसका भी परिभाषा जिस तरह से एक चर वाले रैखिक समीकरण का परिभाषा आपने सीखा कि वैसा समीकरण जिसमें चर राशि की संख्या एक हो और एक्स का जो मान अगर होंगे तो उसको चर राशि के रूप में कहा जाए। जबकि ध्यान रखिए कि जो भी चर राशि रहेंगे उस पर पावर क्या होनी चाहिए, रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन का मैसेज ही जाता है कि जो भी लीनियर इक्वेशन चाहे वो एक चर वाले रहे या दो चर वाले रहे, यानी कहीं कहीं वन वेरिएबल का रहे या टू वेरिएबल का रहे, कुछ भी रहे, वेरिएबल की संख्या ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन सब वेरिएबल पर जो पावर होंगे वो एक ही होनी चाहिए, तब इसको कहते हैं रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशन में हम लोग को एग्जाम में रेलवे में दो जगह से लीनियर इक्वेशन से क्वेश्चन पूछेंगे। एक आपको बताया गया एक चर वाले रैखिक समीकरण, और दूसरा जो क्वेश्चन पूछेंगे ये दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो आइए जरा दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में समझते हैं। इसमें जबकि ध्यान रखिए एक चर वाले रैखिक समीकरण होंगे तो उसके कितने हल होंगे, तो बताया गया, अभी देखिए कि नोटिस भी किए कि एक चर वाले रैखिक समीकरण का कितने हल हो गए, तो केवल एक ही हल हुए और तो कुछ नहीं हुए। अब देखा जाए दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्या कंडीशन है, तो ध्यान रखिए इसका परिभाषा अगर आप छोटा मोटा आप ध्यान में रखिएगा तो यहाँ भी परिभाषा आप डिफिनेशन बना सकते हैं कि वैसा समीकरण जिसमें चर राशि की संख्या कितने होनी चाहिए, दो होनी चाहिए। जबकि ध्यान रहे कि जो भी चर राशि रहेंगे उस पर पावर जो होंगे वो एक ही होनी चाहिए। तो ऐसे मामलों में इसको कहते हैं दो चर वाले
रैखिक समीकरण या दो चर वाले रैखिक को एक घातीय भी कहीं कहीं बोला जाता है। यहाँ भी आप पहचान पकड़ बना सकते हैं, इसका भी एक जनरल फॉर्म होता है, व्यापक रूप हो सकता है। यानी कंडीशन आप देखिएगा इस तरह का कि दो चर वाले रैखिक समीकरण रहेंगे तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, या इधर भी आप सी लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो इस फॉर्म में अगर रहता है तो इसको कहते हैं कि ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है। और यहाँ भी कंडीशन के रूप में ध्यान रखिएगा कि ए जो होंगे वो भी डज नॉट इक्वल टू 0 होंगे और बी जो होगा वो भी डज नॉट इक्वल टू 0 होंगे। तो ऐसे कंडीशनल अगर देखते हैं तो ये कंडीशन जो ये जनरल फॉर्म जो है वो दो चर वाले रैखिक समीकरण का है। आइए कुछ हम उदाहरण दे दें। जैसे देखते होंगे, जैसे 2x प्लस 3y बराबर अगर 5 लिखा हुआ है, इधर भी ला सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो देखिए इसमें नोटिस कीजिए, या तो आप ऐसे लिखो या 2x प्लस 3y माइनस 5 बराबर 0 लिखो। दोनों में बाबू कोई अंतर नहीं है, ठीक है। बस इसमें पकड़ बनाना है कि देखना है कि चर राशि की संख्या कै गो है, यानी वेरिएबल की संख्या कै गो है, तो दो गो है। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी देखिए, इस पर पावर कुछ नहीं तो एक है, यहाँ भी पावर एक है। तो ये देखिए ए का मान कितना हो गया, 2 हो गया, बी का मान कितना हो गया, 3 हो गया, सी का मान कहा जाता है तो ये देखिए -5 हो गया। यानी पकड़ ये बनाना है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में चरों की संख्या, चर मान की संख्या, वेरिएबल की जो संख्या होंगे वो 2 होंगे और इसमें भी पावर वेरिएबल पर पावर 1 होना चाहिए। तो ऐसे हालात में हम लोग इसको कहते हैं ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है। अब यहाँ भी जरा नोटिस करते हैं एक बात को, जब ये सीख चुके तो इसमें नोटिस हम लोग को ये करना है कि क्या जिस तरह से हम लोग इसके पहले देखे कि एक चर वाले रैखिक समीकरण के केवल कितने हल हुए, एक हल हुए, तो यहाँ भी हम लोग को ये नोटिस करना है कि क्या दो चर वाले रैखिक समीकरण का भी केवल एक ही हल होंगे। अब यहाँ से देखिए कहानी चालू होंगे, कुछ विवाद होंगे, उस विवाद को दूर करेंगे और उसके बाद जो है वो यहाँ से भी कुछ आपको सीखने के लिए मिलेंगे। और इसमें कहा जाए तो कुछ कंडीशन है जो सीखने के लिए मिल सकते हैं। ध्यान दीजिए कंडीशन क्या है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। फिलहाल तो यहाँ पर इसका जो जनरल फॉर्म है, पहचानने का जो नियम है वो आपको बता दिया गया, परिभाषा से भी एग्जाम्पल के रूप में भी समझा दिया गया। अब जरा देखते हैं कि इसके कितने हल होंगे, यानी हलों की संख्या कितने होंगे। यहाँ पर ध्यान रखिए, क्वेश्चन यहाँ से पूछेंगे हलों की संख्या इसमें कितने होंगे। तो ध्यान रखिए, सपोज कीजिए कि अगर हम एक इक्वेशन ले लें, जैसे x प्लस बाई इजकल टू 10 ले लें, ठीक है। ये सबसे पहले ये बताइए कि ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है कि नहीं है, तो है। ध्यान दीजिए कैसे, ध्यान रखिए, इसको हम लोग लिख सकते थे x प्लस बाई एंड माइनस 10 बराबर 0। यहाँ कुछ नहीं है बाबू तो एक से गुना कर सकते हो, यहाँ भी एक से। यानी कहने का मतलब हुआ कि ए का मान जो हो गया ये बी का मान हो गया और ये किसका मान हो गया, सी का मान। बस आपको यह ध्यान रखना है कि चर राशि की संख्या दो होंगे। अब जरा नोटिस करते हैं इस पर कि इसमें हलों की संख्या कितने होंगे, यानी एक्स और बाई का कितने हल होंगे। जबकि अगर ध्यान रखिए एक इक्वेशन के रूप में हमने लिया कि सपोज कीजिए एक्स प्लस बाई इजकल टू 10 है, तो इसमें हलों की संख्या अगर निकालने की बात किया जाए, सपोज कीजिए कि अगर एक्स का मान अगर 1 रखते हैं तो बाई का मान कितना आएंगे, तो वो 9 आएंगे। अगर एक्स का मान 2 रखते हैं तो बाई का मान कितना आएंगे, तो वो 8 आएंगे। अगर एक्स का मान इसमें अगर 3 रखते हैं तो बाई का मान कितना आएंगे, तो 7 आएंगे। यानी कि ढेर सारा मान इसमें संभव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बहुत सारे मान आ सकते हैं। अब इसमें आपको ये नोटिस करना है, यहाँ भी आपको क्वेश्चन पूछेंगे तो इससे आप ये जवाब दीजिए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के अगर हलों की संख्या पूछ रहा है तो क्या एक ही हल हो रहा है, तो बहुत हल हो रहा है। आगे और भी आप पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से ये निष्कर्ष निकला कि अगर आपसे पूछता है कि बताइए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के हलों की संख्या कितने होंगे, तो यहाँ पर जो अभी जो मौजूदा हालत में स्थिति देख रहे हैं तो यहाँ क्या आ रहा है, तो अनगिनत आ रहा है, मतलब ढेर सारा हल हो रहा है। हाँ, ढेर सारा हल हो रहा है। और कभी कभी कुछ लोग एग्जाम में कैंडिडेट क्या कर देते हैं कि क्वेश्चन पूछ देता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के हलों की संख्या क्या होंगे, तो वहां लिख देते हैं आंसर एक, लेकिन एक नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा। हाँ, एक कब होंगे, किस स्थिति में होंगे, उसको हम यहाँ पर आगे बढ़ा करके देखेंगे। लेकिन अभी ध्यान रखिए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का अगर हलों की संख्या पूछा जाए तो कभी भी एक नहीं बोलना है, इसका अनगिनत हल हुआ जो आपको हम यहाँ शो कर दिए। अब यहाँ पर इस विवाद को समझिए कि एक चर वाले जो रैखिक समीकरण थे उसमें हलों की संख्या जो देखा गया तो वो एक था, लेकिन दो चर वाले रैखिक समीकरण जब हम लोग डील किए तो उसमें हलों की संख्या ढेर सारा हो रहा है। तो अब क्वेश्चन यहाँ प्रश्न ये उठता है बाबू कि अगर जिस तरह से वहां देखे कि केवल एक हल हुआ, तो इसमें भी कुछ लोग दिमाग लगा रहे होंगे कि सर यहाँ भी एक हल हो सकता है, लेकिन यहाँ तो हम लोग नोटिस किए तो इसमें तो ढेर सारा हल होने लगा। एक्स का मान 1 रखे तो बाई का मान 9 हो गया, एक्स का मान 2 रखे तो बाई का मान 8 हो गया, एक्स का मान 3 रखे तो बाई का मान 7 हो गया। आगे और भी एक्स का मान समथिंग रखोगे तो बाई का भी मान समथिंग आएंगे। तो यहाँ तो एक्स और बाई का ढेर सारा हल होने लगा।
यानी पहला चीज में ध्यान रखना है, अगर कोई पूछता है आपसे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का कितने हल होंगे, तो आपको एक हल नहीं बोलना है, कितने हल बोलना है, अनगिनत हल बोलना है। अब अगर हाँ ध्यान दीजिए, अब अगर कहा जाए कि यहाँ पर ये जो विवाद हुआ, जिस तरह से केवल एक हल वहां हुए, तो अगर यहाँ भी अगर सोचा जाए कि यहाँ भी अगर केवल एक हल अगर होना है, तब क्या करना पड़ेगा, तो देखिएगा कि अगर इसका भी एक्स और बाई का एक ही अगर हल होना चाहिए, यानी एक्स का भी एक ही मान आना चाहिए, बाई का भी एक ही मान आना चाहिए, तब ये तभी संभव होता है जब एक इक्वेशन को और लाते हैं। जैसे एक्स माइनस बाई बराबर हमने ले आया मान लीजिए 4। अब अगर हम इन दोनों को डील करते हैं तो एक्स का मान जो आएंगे वो 7 आएंगे, और बाई का मान कहा जाए तो यहाँ पर आपका 3 आ जाएंगे। तो एक्स का भी मान और बाई का मान, यानी इसके अलावा आपको कुछ नहीं आएंगे, अनगिनत नहीं होंगे। तो ध्यान रखिए, ये एक हल कब हुए दो चर वाले रैखिक समीकरण का, जब दो चर वाले रैखिक समीकरण का दो इक्वेशन को अगर हम लाते हैं एक साथ, तब इसका जो होगा वो केवल एक हल होगा। लेकिन सिर्फ एक ठो अगर लाएंगे तो उसका कै गो हल होंगे, अनगिनत हल होंगे। और ध्यान रखिए, दो चर वाले दो समीकरण को एक साथ ज्वाइन करते हैं तो इसको बोलते हैं सरल युगपत समीकरण। सरल युगपत समीकरण, ध्यान रखिएगा, अगर दो को एक साथ अगर लाते हैं तो इसको बोला जाता है सरल युगपत समीकरण, यानी इसको इंग्लिश में कह सकते हैं सिंपल पेयर इक्वेशन। ठीक है, यानी अगर जैसा ही टू वेरिएबल जो लीनियर इक्वेशन है, अगर दो को आप लाते हैं तो ये जोड़ा में जब रहता है तो इसको बोला जाता है सरल युगपत समीकरण, यानी इंग्लिश में कहेंगे सिंपल पेयर इक्वेशन। और जब दो को रैखिक दो चर वाले जो समीकरण है, अगर दो को अगर एक साथ अगर ज्वाइन करके, अगर दो को अगर मिला करके अगर ज्वाइन करके अगर डील करते हैं, तो ये गारंटी है कि एक्स का मान 7 होंगे, बाई का मान 3 होंगे। यानी दूसरे शब्दों में कहा जाए कि दो को इक्वेशन को एक साथ अगर लाया जाता है, तब इसका हम हलों की संख्या देखते हैं, तब यहाँ पर केवल एक हल हो सकता है। लेकिन अगर हम सिंगल एक पर नजर डालेंगे तो इसका एक हल नहीं होगा, इसका अनगिनत हल होगा। अब यहाँ से क्वेश्चन ये उठा बाबू कि जब दो को लाए तब इसका एक हल हुआ, लेकिन एक ठो को ला रहे हैं तो इसमें देख रहे हैं कि अनगिनत हल हो रहा है। तो यहाँ पर तीन क्वेश्चन उठता है, तीन क्वेश्चन उठते हैं, और वही तीन क्वेश्चन उठने पर यहाँ पर एक टेबल बनेगा जो आपको एग्जाम में कंडीशनल पर कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। टेबल क्या बनेंगे जरा उसको भी ध्यान रखिएगा। हम्म देखिए, राहुल कुमार का कहना है सर चर और घात एक ही होता है। ध्यान रखिएगा, एक चर वाले रैखिक समीकरण पर कहा जाए, ठीक है, तो एक चर वाले रैखिक समीकरण में चर राशि की संख्या एक होंगे और पावर उसी को घात कहते हैं कि घात जो होगा वो एक होगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण जो होंगे तो उसमें जो होगा वहां भी चर राशि की संख्या दो होंगे और पावर या घात जो होंगे सब पर एक एक होंगे, तो उसको दो चर वाले। और हमने बताया कि एक चर वाले रैखिक समीकरण का अनगिनत हल नहीं होते हैं, केवल एक हल होते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण एक ठो लाते हैं वहां पर तो उसका अनगिनत हल होंगे। और अगर उसको भी एक हल में लाना चाहते हैं तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का जब दो को एक साथ अगर आप ज्वाइन करते हैं, तब यहाँ पर देखा गया कि एक्स का भी सिंगल मान आया और बाई का भी सिंगल मान आया। यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण का केवल एक हल तभी होंगे जब दो गो इक्वेशन को साथ मिलाया जाएगा। और दो गो इक्वेशन जब एक साथ पेयर के रूप में, जोड़ा के रूप में आते हैं, इसका नाम बदल करके बोला गया कि ये सरल युगपत समीकरण होंगे, यानी इंग्लिश में कह सकते हैं सिंपल पेयर इक्वेशन। यानी अगर पूछता है कि सिंपल पेयर इक्वेशन यानी दो को अगर मिला कर अगर डील करेंगे तो उसका केवल एक हल होंगे, या तक बताया, कोई अब विवाद नहीं होनी चाहिए राहुल जी। अब रही बात, यहाँ पर तीन क्वेश्चन क्या उठेंगे उसको समझने की कोशिश कीजिए, और ये तीन क्वेश्चन आगे जा करके वो फार्मूला के रूप में कंडीशनल फार्मूला होते हैं और एग्जाम में उसी से ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे। क्वेश्चन क्या उठा, तो अभी हम देखें कि इसको मैनेज करने के लिए जरा सोचिए कि अभी तो हम लोग सिंपल विधि में ये सीखे कि अगर हम दो को लाते हैं यहाँ पर तो इसका केवल एक हल हो रहा है। लेकिन हम कुछ उदाहरण आपको देते हैं जिसमें अगर दो को लाइएगा तब भी इसका एक हल नहीं होंगे। जैसे यहाँ तो आपको एक हल हो गया, लेकिन अगर हम एक्स प्लस बाई बराबर 10 ले आए और एक जगह अगर हम एक्स प्लस बाई बराबर अगर 8 ले आए, तो क्या यहाँ एक हल है? तो नहीं होंगे, यहाँ एक हल हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन जैसे कहने का मतलब है कि ऐसा भी हो सकता है, ध्यान दीजिए कि एक जगह हम लिख दे यहाँ पर एक्स प्लस बाई इजकल टू 10 और एक जगह लिख दे यहाँ पर 3x प्लस 3y इजकल टू, अगर यहाँ पर लिख देते हैं 33, ठीक है, या 30 लिख दिया जाए। अब जरा देखा जाए तो इसमें भी देखिएगा
जबकि अभी तक हम लोग ये पढ़े कि 2 गो लाएंगे ना तो आंसर हो जाएगा, लेकिन हमने कहा कि यहाँ भी 3 क्वेश्चन उठेगा और जो 3 विवाद होंगे उसको यहाँ पर दूर कर दिया जाएगा। अब विवाद इसमें क्या है, और यही विवाद जो है आगे कल के डेट में आपका फॉर्मूला तैयार होंगे। अभी तक हम लोग सिर्फ ये सीखे कि 2 गो लाते हैं तो इसका केवल एक हल होता है, लेकिन इसमें भी कुछ हम आपको एग्जाम्पल दिए, इसका केवल एक हल होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ भी 2 गो समीकरण लाया गया है कि नहीं, लेकिन इसमें अगर डील कीजिएगा तो इसमें देखिएगा कोई हल नहीं होंगे। यहाँ पर अगर एक और उदाहरण दिया गया तो इसमें देखा जाए तो इसमें भी आपका ढेर सारा हल हो जाएंगे। तो ये 3 तरह का कंडीशन यहाँ पर प्रश्न उठता है, यानी प्रश्न ये उठा कि 2 को जब मिलाते हैं तो कब इसका केवल एक हल होगा, कब जो है कोई हल नहीं होंगे, और कब जो है वो अनगिनत हल होंगे। अब देखा जाए ये हम इसको टेबल के रूप में हम बना देते हैं और एग्जाम्पल से सेटिस्फैक्शन देते हुए चलेंगे, जिससे आपको परेशानी नहीं होंगे। यानी अगर इस चैप्टर में कहा जाए 2 चर वाले रैखिक समीकरण में, तो इसमें एक निचोड़ कंक्लूजन के रूप में एक टेबल बनते हैं, और टेबल को विशेष रूप से हम लिख रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। टेबल जो बनाएंगे हम आपको रटवाएंगे नहीं, हम आपको एग्जाम्पल देंगे, उसके बाद टेबल भरेंगे, इसमें नामाकरण भी किया जाएगा। सबसे पहले ध्यान रखिए कि समीकरण मान लिया जाए 2 चीज दिए हुए हैं, एक है आपका ax प्लस बी बाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, और दूसरा है मान लीजिए इक्वेशन dx प्लस ई बाई एन प्लस एफ बराबर 0 है। यहाँ पर कह सकते हैं x का मल्टीपल है, ये कह सकते हैं y का मल्टीपल है, और ये सिर्फ इसमें कुछ भी नहीं है, यानी कांस्टेंट टर्म का मल्टीपल है। जबकि ध्यान रखिए x के साथ भी कांस्टेंट टर्म आपका है। अब जरा सोचिए कि ये फॉर्म पर हम लोग ये देखेंगे इसमें कि कब इसका केवल एक हल होंगे, कब अनगिनत हल होंगे, कब जो है कोई हल नहीं होंगे। क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन उठाए और 3 तरह का क्वेश्चन, 3 तरह का एग्जाम्पल दिए थे। एगो में देख रहे थे कि केवल एक हल होंगे, एगो में जो है कोई हल नहीं हो रहा था, एक में अनगिनत हल हो रहा था। कैसे पकड़ेंगे? और ध्यान दीजिए, हम आपको पूरी तरह से एग्जाम्पल के सहारे समझाएंगे, लेकिन इस एग्जाम्पल को सहारे समझाने में एक टेबल का भी निर्माण होगा जो कल के डेट में आपको फायदा होंगे। टेबल क्या होंगे जरा समझिएगा। टेबल हम इस इक्वेशन के आधार पर नोटिस करेंगे। पहला इसमें ध्यान रखना है, आपसे पूछेगा शर्त यानी कंडीशन। ठीक है, कंडीशन क्या होंगे ध्यान रखिएगा। पहला आपसे पूछेंगे शर्त, शर्त क्या होना चाहिए, यानी इसको कहेंगे कंडीशन। ठीक है, दूसरा चीज कहा जाएगा कि इसका नाम क्या होंगे, इस समीकरण का नाम क्या कहा जा सकता है। ठीक है, तीसरा अगर कहा जाएगा इसमें ध्यान रखिएगा, तो पहला होगा कि क्या शर्त होनी चाहिए केवल एक हल होने के लिए, दूसरा कहा जाए तो नाम, तीसरा कहा जाए इसमें तो हलों की हम संख्या लिख देते हैं, और सारा चीज हम आपको एग्जाम्पल के सहारे बताएंगे तभी हम भरेंगे। चौथा इसमें कहा जाए तो कह सकते हैं कल के डेट में एग्जाम्पल के रूप में दिया जा सकता है, और चौथा अगर कहा जाए तो ये यहाँ पर लिख देते हैं। इसको मिटा सकते हैं, अभी बाद में इसको लिख देंगे। ठीक है, जगह नहीं है मेरे पास, इतना ही जगह है, ध्यान रखिए। मतलब पहला में शर्त रखेंगे, पहला शर्त, दूसरा शर्त एंड तीसरा शर्त। दूसरा में जब शर्त हो जाएंगे तो ये समीकरण का नाम की बात किया जाएगा कि समीकरण का नाम क्या कहलाएंगे। तीसरा में कहा जाएगा तो हलों की संख्या। चौथा में कहा जाएगा तो हम यहाँ पर एक कभी कभी ग्राफ पूछता है कि ग्राफ कैसा होगा। और पांचवा में हम नहीं होंगे तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल के रूप में हम बताएंगे इक्वेशन को कि देखिए ऐसा इक्वेशन का एग्जाम्पल होंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आपका एक ग्राफ तैयार होंगे, यानी यहाँ पर लिख देते हैं एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में। ध्यान दीजिए, अभी देखा जाए ये पूरा को हम भरने की कोशिश करेंगे, जबकि समीकरण का हेडिंग के रूप में हमने लिया कि ax प्लस बी बाई एन प्लस सी इक्वल टू 0 है, और एक जो है आपका dx प्लस ई बाई एन प्लस एफ बराबर 0 है। ये भी देखिए, ये भी इक्वेशन एक आपका हो गया 2 चर वाले रैखिक समीकरण का, ये भी आपका इक्वेशन हो गया कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का। शर्त क्या होंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 क्वेश्चन उठा था, क्योंकि 3 गो डिजाइन हमने समीकरण बताया, और एक जगह था तो केवल एक हल हो रहा था, एक जगह में कोई हल नहीं हो रहा था, और एक जगह में अनगिनत हल होंगे। और बाकी अगर नहीं समझ में आ रहे हैं तो हम अब आपको फिर से हम एग्जाम्पल के रूप में समझाएंगे। ध्यान रखिए, जैसे मान लिया जाए कि पहला देखा जाए कि अगर जिसमें अगर देखिएगा कि हलों की संख्या केवल एक हल होंगे, ये देखा जाए, यहाँ भरते हैं केवल एक हल, यानी हलों की संख्या केवल एक हल होंगे। तो कैसे हम पकड़ेंगे, कैसे का कंडीशन, क्या कंडीशन रहेंगे जिसमें हलों की संख्या केवल एक होंगे। अब देखा जाए एग्जाम्पल के रूप में हम आपको समझाते हैं। सपोज कीजिए कि अगर ये x प्लस बाई इक्वल टू 10 रहते हैं, ठीक है, और एक रहते x माइनस बाई इक्वल टू अगर 8 रहता है। अब देखा जाए यहाँ पर कहा जाए तो x a का मान 1 होंगे, b का भी मान दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, ध्यान दीजिए। यानी इक्वेशन एग्जाम्पल के रूप में हम कह रहे हैं कि अगर x प्लस बाई इक्वल टू अगर 10 है, और एक x माइनस बाई इक्वल टू अगर मान लीजिए 8 है, तो देखिएगा यहाँ पर
नोटिस कीजिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो ए का मान 1 होंगे, यहाँ भी 1 होंगे, सी का मान इधर से आ जाएंगे -10, इस पर लाने की कोशिश कीजिए, यहाँ देखा जाए तो डी का मान 1 हो जाएंगे, ई का मान कहा जाए तो यहाँ पर -1 हो जाएंगे और एफ का मान इधर से आ जाएंगे। तो अगर इस फॉर्म में देखिएगा, तो आप नोटिस कीजिएगा कि केवल एक हल होंगे। कैसे पकड़ेंगे इसको? तो शर्त के रूप में क्या लिखिएगा, और इसको हमने डील करके दिखाया था, बताइए ऐसे फॉर्मेट में केवल एक हल हो रहा था कि नहीं, एक्स का भी मान एक ही आ रहा था और बाई का भी मान एक ही आ रहा था। अब इसको अगर हम लोग उदाहरण के रूप में समझने की कोशिश करें कि यहाँ पर शर्त क्या होनी चाहिए, तो शर्त के रूप में देखिए यहाँ पर ए का मान कितना है तो वो 1 है, बी का मान कहा जाए तो वो 1 है, सी का मान इधर से आएंगे तो वो -10 हो जाएंगे। यहाँ पर समझिए तो ए का मान जो है वो 1 है, सी का मान यानी इसमें अगर आप नोटिस कीजिए तो पहला अगर हम देखते हैं यहाँ पर ध्यान रखिएगा तो ए का मान आपका क्या हो रहा है तो वो 1 हो रहा है, बी का मान इस आधार पर या इसी से यहाँ से भी आप टैली कर सकते हैं। ये देखिए पहला इक्वेशन, इससे अगर आप मैनेज कीजिए तो ए का मान यहाँ कुछ नहीं है तो क्या होंगे 1 होंगे, बी का मान कहा जाए तो 1 होंगे, सी का मान कहा जाए इधर लाओगे तो -10 हो जाएंगे। यहाँ देखिए डी का मान यहाँ कुछ नहीं है तो 1 रखा जाएगा, ई का मान कहा जाएगा तो यहाँ -1 होगा और इधर इसको लाइएगा तो ये एफ का मान -8 हो जाएंगे। तो पहला शर्त आप देख सकते हैं, उदाहरण के रूप में हम आपको समझाएं कि देखिएगा ऐसा तरह का अगर क्वेश्चन अगर रहेंगे तब इसका केवल एक हल होंगे। यानी यहाँ पर समझिए, यहाँ पर x का मल्टीपल है, यहाँ भी x का मल्टीपल, यहाँ बाई का मल्टीपल है, यहाँ भी बाई का मल्टीपल। तो शर्त के रूप में देखा जाएगा कि केवल एक हल तभी होंगे जब कहता है कि a बाई डी, ध्यान रखिए अब लिख रहे हैं सर, a बाई डी डज नॉट इक्वल टू हो अगर b बाई देखा जाए। कैसे? यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पर इसका गुणांक कितना होंगे तो 1 होंगे, यहाँ भी अगर कहा जाए तो इसमें 1 होंगे, तो ये x का मल्टीपल हो गया, ये a का काम कर रहा है बाबू और ये d का काम कर रहा है। जबकि यहाँ पर अगर हम b का मान देखते हैं तो ये 1 हो रहा है और e का मान देखा जाए तो -1 हो रहा है, तो ये दोनों बराबर हैं तो बराबर नहीं है। यानी कंडीशन हुआ कि जिस दो समीकरण में, यानी जिस दो चर वाले दो समीकरण में अगर a बाई डी डज नॉट इक्वल टू b बाई ई होता है तो उसका केवल एक हल होता है। उदाहरण के रूप में हम यहाँ पर समझाएं आपको, है जगह नहीं है बाबू, इतना पर समझने की कोशिश कीजिए। अब इसका नाम ध्यान रखिए कि अगर ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का केवल एक हल होता है तो कंडीशन आपका ये होना चाहिए, यानी सीधा सीधी इसको ऐसे पकड़ सकते हैं कि x के मल्टीपल का जो अनुपात होंगे और y के मल्टीपल का अनुपात अगर बराबर नहीं होंगे तो ऐसे समीकरण में देखिएगा कि केवल एक हल होंगे। आप वहां भी हमने चेक कर करके बताने की कोशिश किया, चेक आप कर सकते हैं कि a बाई डी डज नॉट इक्वल टू अगर b बाई ई होते हैं, इस समीकरण से कोशिश कीजिए समझने के लिए। यहाँ भी आपको उसी से समझा रहे हैं कि अगर ऐसा कंडीशन होंगे तो केवल एक हल होंगे। इसका नाम भी बोला जाता है, कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं नाम क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखिए कि जिसका केवल एक हल हो गए ये दो समीकरण को मिलाने से, तो कहता है कि इसका नामकरण, इसका नाम को बोला जाता है कि समीकरण का नाम क्या कहलाते हैं। इस समीकरण का नाम को कहलाते हैं अविरोधी समीकरण। कौन सा समीकरण? अविरोधी समीकरण। दूसरा कहा जाए कि अगर मान लिया जाए कि कोई हल ना हो, या अगर आप ग्राफ भी अगर देखना चाहते हैं तो लास्ट में बाबू हम ग्राफ को भी समझा देंगे, थोड़ा जगह चाहिए ग्राफ के लिए, ठीक है। ग्राफ भी हम बता देंगे, ये भी घर भर देंगे आपको। दूसरा कहा जाए कि ध्यान दीजिए कि अगर मान लिया जाए कि जिसका कोई हल ना हो, कोई हल नहीं, तब कैसे पकड़ेंगे कि ये दिया गया समीकरण का कोई हल नहीं होगा। अब देखिए एग्जाम्पल के रूप में ध्यान दीजिए कि इसका अगर देखा जाए इक्वेशन, जैसे एक लिख दिया जाए x प्लस बाई बराबर मान लीजिए 10 लिख दिया, ठीक है। और दूसरा जगह हम लिख देते हैं यहाँ पर x प्लस बाई इक्वल टू अगर 8 लिख देते हैं। अब जरा सोचिए इन दोनों को डील कीजिएगा तो कभी भी इसका एक हल नहीं होगा, डील नहीं होगा, कोई हल ही नहीं होगा। अब देख लीजिए, चेक करके देख लीजिए, घटाने पर कीजिएगा तो दोनों खत्म हो जाएगा, जोड़ने पर कीजिएगा तो दोनों आ जाएगा। तो अगर जिस क्वेश्चन में, जिस इक्वेशन में इस फॉर्म पर अगर देखिएगा, ध्यान रखिए, ध्यान दीजिए, अगर ऐसा तरह का एग्जाम्पल का क्वेश्चन देखिएगा तो इसमें कोई हल नहीं होंगे। अब जरा देखा जाए, यहाँ भी अगर कहा जाए तो a का मान क्या होंगे तो वो 1 होंगे, b का मान क्या है तो वो भी 1 होंगे, यहाँ पर देखा जाए तो सी का मान जो होगा वो -10 होगा। यहाँ देखिए डी का मान कितना होगा तो वो 1 होंगे, ई का मान कितना होंगे तो वो 1 होंगे, एफ का मान कहा जाए तो -8 होंगे। यानी इसमें आप नोटिस कीजिए तो एक्स का मल्टीपल यहाँ पर 1 है, यहाँ भी एक्स का मल्टीपल 1 है, तो एक्स के मल्टीपल का अनुपात बाई का भी मल्टीपल यहाँ 1 है, यहाँ भी बाई का मल्टीपल 1 है। यानी इससे ये पता चला कि अगर हम a बाई डी और b बाई ई अगर जहां पर आपको लगता है कि बराबर होगा, लेकिन ये c बाई एफ बराबर नहीं होंगे, यानी इतना से भी काम चला सकते हैं कि a बाई डी और b बाई ई
ये देखिए ए का मान आपका हो गया 1, यहाँ पर डी का मान 1 हो गया, बी का मान 1 हो गया और ई का मान 1 हो गया, जो हम आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कीजिए। तो ऐसा अगर देखिएगा उदाहरण तो इसमें कोई हल नहीं होंगे, यानी आप डील करके देख लीजिए, इसका कभी भी सॉल्यूशन होने वाला नहीं है। यानी तो यहाँ से क्या पता चला कि ए बाई डी अगर बराबर हो जाए बी बाई ई के, तब इसमें कोई हल नहीं होगा। तो ये कंडीशन को यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए बाई डी जो होंगे वो बराबर अगर बी बाई ई हो जाते हैं तो इसका कोई हल होने वाला नहीं है। उदाहरण के रूप में आपको ये दिया हुआ है, इसका भी नाम बोला जाता है। तो ऐसे अगर क्वेश्चन में जिसका कोई हल नहीं होंगे तो ऐसे समीकरण को बोला जाता है विरोधी समीकरण। कभी कभी पूछते हैं, इसलिए हम ये भी आपको हम डिटेल कर देते हैं विरोधी समीकरण। ग्राफ हम इसका भी बताएंगे कि ग्राफ कैसा जाएगा, ग्राफ से भी क्वेश्चन पूछते हैं। तीसरा कहा जाए, तीसरा उदाहरण में अगर कहा जाए कि मान लीजिए हलों की संख्या, और यही मेन चीज है बाबू, एग्जाम में अगर टिपिकल करेगा तो क्वेश्चन यहीं से ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, इसलिए विशेष रूप से आप समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, ध्यान दीजिए, देखा जाए, देखिएगा, समझिएगा, बस समझ ले जाइए आप लोग। ठीक है, वीडियो वीडियो सब रखा जाएगा, सब बोल चुके हैं कि नोट्स जो है वो टेलीग्राम में मिल जाएंगे। आप क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश कीजिए, आपको थ्योरी आपको समझा रहे हैं। तीसरा में ये 3 क्वेश्चन उठते थे और तीनों क्वेश्चन हम आपको क्लियर करा रहे हैं। पहला में केवल हल, केवल हल का कंडीशन देख लिए, नाम भी बता दिए, एग्जाम्पल भी आपको बता रहे हैं, ठीक है। ऐसे होंगे जैसे एक्स प्लस वाई बराबर अगर 5 लिख दिए और एक जगह लिख दिया 2x प्लस 2y बराबर 10, ऐसा समीकरण देखिएगा। तो इसमें देखिएगा कि ढेर सारा हल हो जाएगा, ठीक है, आप इसको देख लीजिए। ऐसा ध्यान दीजिए, तो इन दोनों में बेवकूफ बनाएंगे। एक्स प्लस वाई बराबर 5, 2x प्लस 2y बराबर 10, इसमें नोटिस कीजिए 2 अगर हटाओगे तो ये तो 1 हो गया, सी का मान क्या हो गया तो वो -5 हो गया। ये देखिए डी का मान कितना हो गया तो 2 हो गया, ई का मान कितना हो गया तो 2 हो गया, एफ का मान कितना हो गया तो वो -10 हो गया। यानी अगर ऐसा क्वेश्चन, ऐसा एग्जाम में देखिएगा क्वेश्चन, तो इसका अनगिनत हल होंगे। जैसे चेक कर लीजिए, आप इसको डील करके देख लीजिएगा, इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। जैसे एक जगह लिख दिया गया, ध्यान दीजिए, एक जगह आपको लिख दिया गया यहाँ पर x बराबर 5 और दूसरे जगह लिख दिया गया 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। लेकिन अगर इसमें आप कॉमन लीजिएगा डू, तो डू खत्म हो जाएगा, तो बताइए है कि नहीं वही चीज है। यानी तीसरा कंडीशन के रूप में आप कह सकते हैं कि जिसमें अनगिनत हल होंगे, उसका एग्जाम्पल के रूप में ऐसा समीकरण दिखाई देगा। अब जरा सोचिए, यहाँ पर अगर नोटिस कीजिएगा तो यहाँ पर a का मान 1 है और यहाँ पर d का मान जो है वो 2 है, यानी ये 1/2, यानी x का मल्टीपल का अनुपात जो आया वो 1/2 आया। यहाँ सोचिए b का मान 1 है और e का मान 2 है, यानी b बाई करते हैं तो ये भी 1/2 आ रहा है। यहाँ देखा जाए, इसको भी बटा के रूप में करते हैं तो 5 दूनी 10 यानी 1/2 आ रहा है। यानी कहने का मतलब हुआ कि जहां पर देखिएगा कि a बाई डी, b बाई ई और c बाई ए, अगर ये तीनों बराबर हो जाएंगे तब ऐसे हालात में इसका केवल एक हल नहीं होंगे, अनगिनत हल होंगे। तो इस कंडीशन को आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि जहां पर जिस इक्वेशन में a बाई डी यानी x का मल्टीपल का अनुपात, बी बाई ई बाई के मल्टीपल का अनुपात और कांस्टेंट यानी सी बाई एफ, यानी तीनों कंडीशन अगर ये तीनों का अनुपात अगर बराबर हो जाएगा तो इसका अनगिनत हल होगा। आप यहाँ पर देखिएगा सबका जो अनुपात आ रहा है 1/2, 1/2, 1/2, यानी अगर ए बाई डी, बी बाई ई और सी बाई एफ अगर ये तीनों अगर बराबर हो जाएंगे तो इसका अनगिनत हल होगा। हाँ, इसका नाम क्या होंगे, यानी जिस समीकरण का अनगिनत हल होंगे दो समीकरण का, तो उसका नाम जो होते हैं उसको बोलते हैं हिंदी में आश्रित समीकरण। कैसा समीकरण? आश्रित समीकरण, यानी आश्रित समीकरण है। अब इसका एग्जाम्पल दे दिया, ध्यान दीजिए। एक कहा गया कि ग्राफ भी क्वेश्चन पूछते हैं कि ग्राफ कैसा होंगे, ग्राफ में भी कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं। तो चलिए यहाँ तक तो क्लियर है। अब जरा ग्राफ को भी समझने की कोशिश करें, क्योंकि एक जो है घर नहीं भरे थे, जगह नहीं था मेरे पास। अब जरा देखा जाए इसका ग्राफ कैसे भरेंगे, इसको भी समझ लीजिए, ठीक है। ग्राफ कैसा होंगे, ग्राफ का भी नामकरण होंगे, ठीक है, और एग्जाम्पल से हम आपको समझाएंगे। ध्यान दीजिए, ग्राफ से रिलेटेड अगर कहा जाए, आप 9वां क्लास और 10वां क्लास में आप पढ़े होंगे ग्राफ से रिलेटेड में, ठीक है, कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल पढ़े होंगे, ठीक है। तो उसमें आपको लीनियर इक्वेशन कहता है कि लीनियर, पहला चीज ध्यान रखिए कि किसी भी रैखिक समीकरण का, ध्यान रखिएगा, किसी भी रैखिक समीकरण का जो ग्राफ होता है, ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन में जाएगा, सरल रेखा में जाएंगे। जैसे अगर मान लिया जाए कि अगर हम 2x प्लस 3y लिख दें, ये लीनियर इक्वेशन है, और इसका ग्राफ कहा जाए तो ग्राफ सीधा ही जाएंगे,
कभी भी ऐसे ऐसे नहीं जाएगा ग्राफ, ये फंक्शन चले जाएंगे। तो पहला पॉइंट ये रखिए कि किसी भी लीनियर इक्वेशन का अगर आप ग्राफ बनाते हैं, ड्रा करते हैं, तो वो एक जो जाएंगे स्ट्रेट लाइन में जाएंगे। अब जरा सोचिए कि पहला देखा जाए कि अगर जिसका हलों की संख्या केवल एक हल होगा तो उसका ग्राफ कैसा होगा। तो हमने बताया कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ जो होता है वो स्ट्रेट लाइन में, जबकि दो इक्वेशन है तो पहला इक्वेशन का अगर ग्राफ ऐसे गया होगा, और ग्राफ कहता है कि लीनियर इक्वेशन खास करके ग्राफ से रिलेटेड थ्योरी कहता है कि लीनियर इक्वेशन अगर दो गो है तो दो गो स्ट्रेट लाइन जाएंगे, और दोनों स्ट्रेट लाइन जितने जगह कटेगा, अगर एक जगह कटेगा तो एक हल होंगे, अगर दो जगह कटेंगे तो दो हल होंगे, अगर चार जगह कटेंगे तो चार हल होंगे। यानी लीनियर का ग्राफ का थ्योरी कहता है कि अगर मान लीजिए कि लीनियर इक्वेशन में अगर ग्राफ के द्वारा अगर हलों की संख्या पूछा जाएगा तो कहता है कि दो स्ट्रेट लाइन जितने जगह कटेंगे, जबकि ध्यान रखिए स्ट्रेट लाइन किससे बनेंगे, तो लीनियर इक्वेशन। हमने कहा कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ जो होंगे वो कैसा होंगे, तो वो स्ट्रेट लाइन होंगे। अब जरा सोचिए दो इक्वेशन है तो दो गो स्ट्रेट लाइन होंगे। अब जरा सोचिए कि पहला थ्योरी के रूप में कहा गया ग्राफ कि अगर ग्राफ दो स्ट्रेट लाइन अगर दो जगह कर कटते हैं तो उसका हलों की संख्या दो होंगे, अगर एक जगह कटते हैं तो हलों की संख्या एक होंगे, अगर अनगिनत जगह करते हैं तो हलों की संख्या अनगिनत होंगे। अब जरा सोचिए यहाँ पर कितने हल हैं, तो एक हल है। यानी इमेजिन कीजिए कि पहला समीकरण का ग्राफ ऐसा गया होगा तो दूसरा समीकरण का ग्राफ कहीं ना कहीं किस तरह से गया होगा, तो एक जगह ही कटेंगे। तो एक जगह कटेंगे तो बताइए जब दो समीकरण या दो स्ट्रेट लाइन एक जगह कटते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी, इंटरसेक्टिंग बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। यानी ये देखिएगा कि जिसमें अगर एक हल होंगे तो इसमें एग्जाम्पल के रूप में आप समझ सकते हैं कि पहला इक्वेशन का ग्राफ ऐसे गया होगा तो दूसरा इक्वेशन का ग्राफ ऐसे गया होगा, मतलब एक जगह ही डिवाइड होंगे। और हमने कहा कि स्ट्रेट लाइन जितने जगह डिवाइड होंगे, जितने जगह क्रॉस करेगा उतना हल होगा। यानी अगर यहाँ पर केवल एक हल हो रहा है, यानी इसमें देखिएगा तो ग्राफ बनाइएगा तो एक जगह ये कट करेगा, और कट करने का मतलब इसको क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी यानी इंटरसेक्टिंग। यानी इसमें भी नाम लिख सकते हैं कि ग्राफ का नाम क्या होना चाहिए, तो ग्राफ का नाम अगर केवल एक हल होंगे तो इसका ग्राफ कैसा होगा, तो इंटरसेक्टिंग होगा। हिंदी में कह सकते हैं प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी, या इंग्लिश में कहेंगे तो इंटरसेक्टिंग कहेंगे। यानी केवल एक हल होगा तो ग्राफ कैसा बनेगा, तो प्रतिच्छेदी बनेगा। एग्जाम्पल के रूप में भी हम आपको समझा रहे हैं। दूसरा कहा जाए कि जिसका कोई हल नहीं होगा तो उसका ग्राफ क्या होंगे। तो ध्यान दीजिए कोई हल नहीं होने का मतलब है ग्राफ से अगर दिमाग लगाइएगा तो ग्राफ क्या कहा था कि स्ट्रेट लाइन जितने जगह डिवाइड होगा, कटेगा, क्रॉस करेगा, उतना जगह हल होगा। तो यहाँ पर की संख्या एक भी नहीं है। इसका मतलब इमेजिन कीजिए कि पहला इसका अगर ये इक्वेशन का अगर ग्राफ ऐसे गया होगा तो दूसरा जो है, क्योंकि कटना नहीं चाहिए, क्योंकि कट जाएगा तो हल हो जाएंगे, तो इसका मतलब है दूसरा इक्वेशन का ग्राफ ऐसे गया होगा, यानी कहीं भी नहीं डिवाइड हुआ होगा। और अगर डिवाइड अगर दोनों मान लीजिए कि दो लाइन अगर डिवाइड नहीं होते तो उसको क्या बोलते हैं, तो पैरेलल बोलते हैं। यानी जिसका कोई हल नहीं होगा उसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो पैरेलल बनेगा। यानी इसको हिंदी में कह सकते हैं कि ग्राफ कैसा बनेंगे, तो समानांतर होंगे, पैरेलल होंगे। तीसरा कहा जाए अनगिनत हल। तो अनगिनत हल का मतलब थ्योरी अगर ग्राफ से अगर रिलेटेड बनाइएगा तो क्या होंगे, तो ग्राफ क्या कहा था कि ढेर सारा जितने जगह कटेंगे उतना जगह हल होगा उसका। तो यहाँ तो अनगिनत हल है, तो इसका मतलब है कि पहला समीकरण का ग्राफ ऐसा गया होगा तो दूसरा समीकरण का ग्राफ इसी पर ये ओवरलैप कर गया होगा। अब ओवरलैप करने का मतलब है दोनों जो है एक दूसरे से बहुत जगह कट गया, यानी अनगिनत जगह कट गया। तो अनगिनत जगह कट गया जिसके कारण जो है इसका अनगिनत हल हो गया। तब इस हालात में कहिएगा तो यहाँ तो प्रतिच्छेदी हुआ, यहाँ पर आपका समानांतर हो गया, और यहाँ पहला इक्वेशन का ग्राफ ऐसे गया होगा तो दूसरा इक्वेशन का इसी पर चढ़ गया होगा, अर्थात बहुत जगह ये प्रतिच्छेद कर दिया। अब बहुत जगह प्रतिच्छेद कर दिया, अनगिनत जगह प्रतिच्छेद कर दिया, तो अनगिनत हल हो गया। तो इसको कहेंगे इंटरसेक्टिंग, इसको कहा गया पैरेलल, यानी केवल एक हल होंगे तो ग्राफ का नाम कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग यानी प्रतिच्छेदी। अगर कोई हल नहीं होगा तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, समानांतर, पैरेलल। और अगर अनगिनत हल होंगे तो इसका ग्राफ क्या होंगे, तो इसको कहते हैं ओवरलैपिंग यानी समपाती। हिंदी में क्या कहेंगे, समपाती इसका ग्राफ होगा, यानी इसको इंग्लिश में कहेंगे ओवरलैपिंग, इसको कहेंगे इंटरसेक्टिंग, इसको कहेंगे पैरेलल। फिर से समझ लीजिए लास्ट में, जिसका केवल एक हल होते हैं उसका ग्राफ कैसा होगा, तो इंटरसेक्टिंग होगा, प्रतिच्छेदी होगा। जिसका कोई हल नहीं होता उसका ग्राफ कैसा होगा, तो पैरेलल होगा, समानांतर होगा। जिसका अनगिनत हल होगा उसका ग्राफ कैसा होगा, तो ओवरलैपिंग होगा, संपाती होंगे। तो ये जो आपको टेबल बताया गया दाएं बाएं करेगा तो इससे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और ध्यान दीजिए जैसे हम कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल के रूप में हम बता रहे हैं आपको, देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो ये मेन हुआ कि यही अगर ज्यादा दाएं बाएं करेगा
तो जो आपको टेबल समझाया गया है उस टेबल को ध्यान में रखिए। क्वेश्चन इससे एक्स्ट्रा नहीं पूछेंगे, इससे कम ही पूछेंगे, मतलब ये रामबाण हो जाएंगे। ये टेबल आपका टेबल अगर ध्यान रखते हैं, ठीक है। जैसे कहने का मतलब एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आप देखोगे। कैसा क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए, और बाकी तो हम प्रैक्टिस करवाएंगे, अभी तो थ्योरी चल रहा है कि थ्योरी आप सीख लीजिए, बाकी तो पूरी तरह से जितना भी थ्योरी बताएंगे उसका तो प्रैक्टिस करवाएंगे, टाइप बताएंगे आपको। जैसे देखिए एक उदाहरण आपको दे देते हैं, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन कभी कभी आप ऐसा देखे होंगे, 2x+3 के बराबर 5 लिखा हुआ है, और यहाँ लिख देगा यहाँ पर 4x, ठीक है। और ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको लिखा हुआ है 2x प्लस ky इक्वल टू 5 है, और यहाँ लिख दिया 4x+3y इक्वल टू 7 लिख दिया। अब इसमें x y का मान नहीं पूछेगा, कहेगा k का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन होता है, सेट उठ मारिएगा तो ध्यान में आ जाएंगे। k का मान ज्ञात कीजिए, यानी x y के अलावा कुछ एक्स्ट्रा पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पूछा गया k का मान पूछिए, तो ऐसे क्वेश्चन में देखिएगा कि अगर x y का मान नहीं पूछ रहा है, कुछ एक्स्ट्रा पूछ रहा है, तो ये कंडीशनल क्वेश्चन हो गया। यानी यहाँ पर देखिए आपको x y ना पूछ करके k का मान पूछ रहा है, तो जैसे ही k का मान पूछेगा तो तीन गो जो आपका शर्त है उन तीनों शर्त में से कोई एगो शर्त जरूर देखेगा, तभी आपसे पूछेगा। जैसे लिख दिया जाए कि k का मान ज्ञात कीजिए, जबकि दिए गए समीकरण का यहाँ लिख देगा कि केवल एक हल होंगे, केवल एक हल होंगे, ऐसा क्वेश्चन। और ध्यान रखिए जब हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे तो ये टाइप के रूप में रहेंगे, अभी आप समझने की कोशिश कीजिए। ये समीकरण आपको है 2x+ky इक्वल टू 5, 4x+3y इक्वल टू 7, और कहा गया कि x y का मान ना पूछ के कहेगा कि k का मान पूछे, यानी जहां अल्टर क्वेश्चन पूछ देंगे तो देखिएगा ऐसे क्वेश्चन में आपको कंडीशन जरूर देंगे, या तो कहेगा केवल x, समीकरण का केवल एक हल होता है, या तो कहेगा अनगिनत हल होंगे, या तो कहेगा कोई हल ना होंगे। जैसे क्वेश्चन को देखा जाए, कहा के का मान ज्ञात कीजिए, कंडीशन कर दिया कि केवल एक हल होंगे, तब के का मान क्या होनी चाहिए। अब जरा देखिए, डील नहीं करना है, जो कंडीशन उस कंडीशन को अप्लाई कीजिए। जबकि ये ए का मान हो गया, ये बी का मान हो गया, ये सी का मान हो गया, डी का मान हो गया, ये ई का मान हो गया, ये एफ का मान हो गया। यानी ए का मान 2 हो जाएंगे, बी का मान कहा जाए तो के हो जाएंगे, सी का मान कहा जाए इधर आएगा तो -5 हो जाएंगे। उसी तरह से डी का मान ये फॉर्म पर था, आपको यही फॉर्म पर आपको समझना है, ax+by+c=0, ठीक है। और एक हो गया dx+ey एंड +f/0। ये प्लस माइनस से कुछ लेना देना नहीं है बाबू, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तो इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, तो इसको डील करेंगे तो कहेंगे नहीं है डील, तो वो लास्ट स्टेज है, वो क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, क्वेश्चन आपका अल्टर दिया। जबकि ध्यान रहे हम बोल रहे हैं कि जब भी क्वेश्चन इस तरह का पूछेंगे तो कंडीशन जरूर देगा। तो ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ कंडीशन को अप्लाई कीजिए। तो कंडीशन पकड़िए, केवल एक हल है, तो केवल एक हल का कंडीशन क्या होते हैं, तो a/d डज नॉट इक्वल टू जो होते हैं वो b/a, ये कंडीशन को रखिए। अब मान को पुट कर दीजिए, आंसर तैयार हो जाएंगे। ये फायदा होते हैं इसमें, और एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है इस तरह का, ठीक है। अब जरा सोचिए, ए का मान कितना है, तो 2 है। देखिए डी का मान कितना है, तो वो 4 है। ए डज नॉट इक्वल टू आपको बताया गया कि केवल एक हल होंगे, तो इसका कंडीशन ये होंगे। बी का मान देखा जाए तो वो के हो जाएंगे। अगर ई का मान देखा जाए तो 3 होंगे। ये देखिए कटता तो काट सकते हैं, ये इधर चला जाएगा, यानी के जो होंगे वो डज नॉट इक्वल टू क्या कर सकते हैं, 3/2। ये आपका आंसर तैयार हो गया। यानी के का मान 3/2 के बराबर नहीं होनी चाहिए, तब इसका केवल एक हल होंगे। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर है, कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चन में। किसी को भी अगर समस्या है तो आप उसको डील कर सकते हैं, ठीक है। जबकि ध्यान रखिए, इक्वेशन डील करने के लिए नहीं आपको देगा, हाँ इक्वेशन जरूर दिखेगा, लेकिन वहां पर अब जो इक्वेशन को अगर कहा जाए तो विधि होते हैं। जैसे कहने का मतलब हुआ कि कोई भी 5x माइनस 3 इक्वल टू 15 लिख दिए, एक लिख दिए यहाँ पर 7x माइनस 5 इक्वल टू 2 लिख दिए। तो इसको डील करने का 5 मेथड होते हैं, लेकिन बार बार बोल रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो आपके पास मेथड है उसका यूज नहीं करना है, वो लास्ट स्टेज है। ऐसा ही माइनस करने से बन जाएंगे। इसमें कहा जाए तो अलग अलग आप मेथड पढ़े होंगे। जैसे पहला मेथड होता है प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि हम चर्चा कर देते हैं, लेकिन ये सारा मेथड कोई जरूरी नहीं है। दूसरा होता है तुलनात्मक विधि, तुलनात्मक विधि, इस विधि से भी डील किया जा सकता है। तीसरा कहा जाए इसमें एक होता है लुप्तीकरण विधि, लुप्तीकरण है, और इसी से लगभग सब लोग बनाते हैं, हम चर्चा कर देंगे लुप्तीकरण विधि। चौथा कहा जाए तो इसमें मेथड होता है ब्रज गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ब्रज गुणन विधि, ये भी एक मेथड होता है। पांचवा कहा जाए तो एक होता है अनुपात निर्णय विधि, अनुपात निर्णय विधि से भी बनाया जा सकता है। और छठा कहा जाए तो ग्राफी विधि से बनाया जाता है, ठीक है।
लेकिन ये सब आप जो आप पढ़े होंगे नौमा 10वां क्लास में, उसका यूज ज्यादा नहीं करना है। रेलवे के एग्जाम में देखिएगा तो माइनस करने वाला क्वेश्चन देगा, वो लास्ट स्टेज में इस तरह का मेथड लगाते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे कहने का मतलब याद कीजिए, जब आप बाई का मान निकालना, एक्स का मान निकालना चाहते हैं तो बाई को पूरी तरह से खत्म करते हैं कि नहीं खत्म करते हैं, इसी तरह से लगभग सब लोग बनाते हैं। तो इस मेथड को कहते हैं लुप्तीकरण विधि, यानी गायब करने का जो प्रक्रिया उस विधि से। लेकिन हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि इससे डील करने की जरूरत नहीं, एग्जाम में उस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे, मैनेजेबल आएंगे, ठीक है। और मैनेज करके ही आपको बना देना है, आंसर में कोई परेशानी नहीं होंगे। जैसे इक्वेशन देखा जाए, एक क्वेश्चन आए थे, उसको हम आपको विशेष रूप से बता देते हैं। लेकिन इसमें कहा जाए टिपिकल पूछेंगे बाबू, तो जो कंडीशन है उस कंडीशन के हिसाब से ही चलना है और कोई परेशानी नहीं होंगे, ठीक है। हम्म। ठीक है ब्राह्मण जी, देखिएगा, ध्यान दीजिए। जैसे देखिए क्वेश्चन आपको पूछा जाता है इस तरह से, इसलिए कह रहे हैं ज्यादा लोड मत लीजिएगा कि इक्वेशन को डील करना पड़ेगा, तो वो डील नहीं करना पड़ता है। आपको मैनेज करने वाला क्वेश्चन देगा, बस आपका आईक्यू लगना चाहिए। ये देखिए दिया हुआ है, देखिए है ना, लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। ये देखा जाए क्वेश्चन पूछा गया है, आरआरबी का क्वेश्चन है, रांची एएसएम 2002 का क्वेश्चन है। अब इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया, दो इक्वेशन के बाद पूछा गया कि बताइए 5x + 2y का मान क्या है। ये देखा जाए, ये क्वेश्चन पूछा गया कि 5x + 2y का मान क्या है, तब मैनेजेबल क्वेश्चन होगा। जरा बनाइए तो जल्दी से, कितना आंसर हो जाएंगे। हम्म। जबकि हम आपको बार बार बोल रहे हैं, ये ना कि एक्स का मान निकालिए, मान पुट कीजिए, बाई का मान निकालिए तब मान पुट कीजिए तो आंसर होंगे। हम बार बार बोल रहे हैं एग्जाम में ऐसा नहीं देंगे, एग्जाम में मैनेजेबल करने वाला देंगे। जल्दी से कीजिएगा। और इसमें कह रहे हैं कि अगर टिपिकल करेगा बाबू, तो टिपिकल करेगा इस मामले में, लैंग्वेज का भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, टिपिकल करेंगे तो जो टेबल बताया गया कंडीशनल, उस कंडीशनल पर क्वेश्चन पर ज्यादा विचार कीजिएगा, वही ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। हम्म। ठीक है बाबू पवन जी, वीडियो को सीरियल कर देंगे। और जो बोला गया कि नोट्स वोट्स की बात है, तो टेलीग्राम पर सारा नोट्स हम डलवा देते हैं, रेलवे का जितना भी पढ़ाया गया, ठीक है। पैकेज, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। हाँ, कितने लोग, आंसर जरा बोलिएगा तो इसका आंसर, आंसर बोलिएगा जल्दी से। आ गए? कितना आंसर आ गया, जल्दी से। ठीक है ब्राह्मण जी। जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से, कुंदन जी, जीपू, कोशिश करो। हम्म। हम्म। पूरा आज कहानी सुना दी आपको इसमें। 13 देखिए, जैसे प्रेम रंजन का आ गया कि 13 होनी चाहिए, ठीक है। प्रेम रंजन जी देखते हैं, प्रेम रंजन का आ गया कि 13 होनी चाहिए। कुछ लोग अगर दिमाग में बैठा है कि सर ऐसे डील करना है, जबकि हम आपको बार बार बोल रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, खास करके रेलवे के एग्जाम में डील नहीं करना पड़ता है। कुछ लोग अगर ये सोच रहे होंगे कि हम जो मेथड था 5 विधि उससे डील करेंगे, इसको बराबर करेंगे, काट देंगे तो इसको एक्स का मान निकालेंगे, लेकिन हम कह रहे हैं कि इतना टिपिकल क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपको, मैनेजेबल क्वेश्चन पूछेंगे। ये है सेम मैनेज करने वाला क्वेश्चन है। ये देखा जाए, एक आपका दिया हुआ था 2x + 7y, ठीक है, और बराबर कितना दिया हुआ है, ये 26 दिया हुआ है। अब आपसे क्वेश्चन जो पूछा गया है कि बताइए 5x, 5x, ध्यान दीजिए, 5x, जो भी है क्वेश्चन, जो भी आप, जैसे आप निकालना है जैसे निकाल लीजिए। कितना ले आए जी? आंसर 3 आएंगे। चले, लगभग सबसे डील हो रहा है, 13 नहीं 3 आएंगे, मैनेजेबल है, कर लीजिएगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जबकि हम आपको बार बार बोल रहे हैं एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरह से पूछेंगे, बहुत लोग आंसर दे रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। देखिए वो कह रहे हैं सर बड़ा इजी था, ठीक है, छोड़ दिए, हम भी छोड़ दिए, हम भी छोड़ दिए, लेकिन इसका आंसर 13 नहीं होंगे बाबू, डील करके देख लेना, आंसर आपका 3 आएंगे, ठीक है। हम्म। देखा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं, घबराइए नहीं, घबराइए नहीं, आगे बढ़ते हैं। और कुछ लोग अगर कहने का मतलब है कि अगर इसको डील किए होंगे तो डील कर सकते हैं, लेकिन हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि डील आपको ज्यादा नहीं करना है। चलिए एक क्वेश्चन और दे देते हैं, एक क्वेश्चन और दे देते हैं, ध्यान दीजिए। कुछ लोग का कहना है सर बताइए, अब तो मिटा दिए उसको। देखा जाए, फिर से हम क्वेश्चन दे देते हैं, एग्जाम में उसी तरह से क्वेश्चन आते हैं। 7x - 5y = 13 दिया हुआ है, ठीक है, देखा जाए। और एक जो है क्वेश्चन, एक जो है दिया हुआ 2x - 7y, ये बाई है, ठीक है।
और ध्यान दीजिए, जैसे मिटा देते उसके बाद तो रिप्लाई करते हैं, आंसर बोल देते फिर कहते इजी है सर छोड़ दीजिए, और उसके बाद देखिए एक दो को अथी कर दिए कि सर बता दीजिए, तो मिट गया। तो चलिए फिर से हम एक क्वेश्चन दे देते हैं। 7x यहाँ 26 दिया हुआ है, ठीक है, और क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर कि 5x+2y का मान क्या होंगे, देखा जाए। चलिए, और ये क्वेश्चन आया हुआ है आरआरबी असिस्टेंट ड्राइवर का क्वेश्चन है, 2003 में पूछे गए हैं। जल्दी से बताइए, ऑप्शन दे देते हैं, कहिएगा तो 9, 13, -13 और एक नन ऑफ दीज। मिटा तो दिए उस समय बताने के लिए बता रहे थे, तो आंसर बोल दिए, उसके बाद बोले सर बन गया, आगे बढ़ जाइए, तो हम आगे बढ़ गए। अब फिर जब मिटा दिए तो उसके बाद कहते हैं सर कि सॉल्यूशन कर दीजिए। चलिए देखा जाए, फिर से क्वेश्चन दे दिया, डील कीजिए, इस पर बता के देंगे, लेकिन ध्यान दीजिए उसके पहले वाला जो आंसर होना चाहिए वो 3 होनी चाहिए, 13 नहीं, 3 होंगे। इसका आंसर बताइए जल्दी से। हम्म, आ गया, जल्दी से बताइएगा। ठीक है, इसको बता देते हैं, उसको भी बता देते हैं। आप लोग खुद बोले कि सर आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ गए हम। ठीक है, सॉल्यूशन कर देते हैं प्रेम रंजन जी। यही पहले से रिप्लाई कर देते तो क्या दिक्कत है। देखिए मोहम्मद आफ्ताब का आ गया, -13 होने चाहिए। अब देखा जाए, ये क्वेश्चन लास्ट स्टेज है कि आप एक्स का मान निकालते हैं, बाई का मान निकालते हैं, लेकिन 100 क्वेश्चन रहेंगे बाबू एग्जाम में, तो लगभग 90 क्वेश्चन आपको घटाने से, जोड़ने से, कॉमन निकालने से। बस 3 तरह का लॉजिक ध्यान रखिए, या तो जोड़ करके देख लीजिए, या तो पहले घटा के देख लीजिए, या तो कुछ कॉमन निकाल के देख लीजिए। अगर इन तीनों से अगर विकल्प हो रहा है, तब लास्ट स्टेज में जैसे आप जो 5 विधि बताया गया उसमें से कोई विधि को चुन करके आप बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए गौतम शर्मा बता रहे हैं इस क्वेश्चन को, देखा जाए मैनेजेबल रहते हैं। ऐसा करते हैं, अगर इसको घटा देते हैं, बस सीखने की कोशिश कीजिए। ऐसा क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं, खास करके कॉम्पिटिटिव में, तो 3 तरह का लॉजिक ध्यान रखिए, या तो जोड़ करके देख लीजिए, शायद आपका क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए, या तो घटा कर देख लीजिए, शायद आपका रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए, या कॉमन निकाल के देख लीजिए, उससे भी कुछ आपको रास्ता मिल जाएंगे। और अगर ये तीनों रास्ता बंद हो गया, तब आप अलग अलग जो मेथड था, एक्स का मान निकालिए, बाई का मान निकालिए, तब आप लगाइए। लेकिन ज्यादातर कहा गया तो 100 क्वेश्चन रहेंगे, तो 90 क्वेश्चन इसी तरह से बन जाएंगे। आपको लाना क्या है, तो 5x+2y। अगर हम ये दोनों को घटा देते हैं, ये माइनस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएंगे, तो जरा सोचिए 7 में से 2 चला जाएगा तो ये 5x बच जाएंगे, +7y में से 5y माइनस होंगे तो ये 2y हो जाएंगे। यहाँ देखा जाए 13 में से -26 जाएंगे तो -13। देखिए आंसर आया कि नहीं आया, आया कि नहीं, ये देखिए इसका मान कितना के बराबर है, तो वो -13 के बराबर है। तो क्वेश्चन इसी तरह से आपको मैनेजेबल रहेंगे। जैसे मोहम्मद आफ्ताब जो है पहली बार लाए, आंसर भी सही लाया है, 13 होनी चाहिए। ऋषभ कुमार का भी 13 आ गया है, शशि कुमार का भी 13 आ चुका है, बहुत अच्छी बात है, सबका 13 आ रहे हैं, ठीक है। हम्म हम्म प्रमोद कुमार, पैकेज आपको मिल जाएंगे, पैकेज में आंसर तो फिर बाद में कहिएगा सर सॉल्यूशन भी दे दीजिए, तो फिर पढ़ने का फायदा क्या होगा, हम बैच क्यों खोले हैं। ऐसा नहीं ना होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, पीडीएफ मिल जाएंगे, वो उसमें आपका शिकायत नहीं रहेंगे, हाँ वो पूर्ति कर देंगे, ठीक है। तो ये लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन हो गया, और उसमें हम लोग थ्योरी पढ़ लिया, थ्योरी के रूप में जो आपको बताना है। एक क्वेश्चन कभी कभी लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, जरा उस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिएगा। हम क्वेश्चन लिखने की कोशिश करते हैं, और कल जो है वो लिखा हुआ रहेंगे, मतलब जो प्रैक्टिस आपको टाइप के रूप में करवाएंगे तो वो लिखा हुआ रहेंगे। अभी आप अक्षर पर मत जाओ बाबू, बार बार बोल रहे हैं, अब मेरा अक्षर खराब है तो अब सुधरने वाला नहीं है, अब वैसे ही रहेंगे, इसलिए कोशिश कीजिए कृपया, पढ़ने की कोशिश कीजिए। मैथ है, मैथ के हिसाब से सोचिए तो ज्यादा बेहतर होंगे। अब कहिएगा अच्छा ठीक नहीं है तो हमको 1 महीना अक्षर बैठाने में लग जाएंगे, फिर से हमको सिलेट लाना पड़ेगा, पेंसिल लाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये काम नहीं। फुल नहीं हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, फुल आपका हो जाएंगे कब से, 2 दिन और बचे हैं, 2 दिन के बाद आपका फुल हो जाएंगे, ठीक है, मतलब फुल स्क्रीन आने लगेंगे धीरे धीरे। जो है सारा प्रॉब्लम को हम शूट आउट कर रहे हैं बाबू। अगर मेरे पास रहता सारा प्रॉब्लम का निदान तो बिल्कुल कर देते, लेकिन हम भी डिपेंड हैं, जहां हम एप्लीकेशन बनाए हैं, और ऐसा ऐसा एप्लीकेशन बहुत लोग बनाया है, तो सबको वहां पर ठीक कर रहा है। तो वो भी बोला कि अपडेट करना पड़ता है, तो बार बार अपडेट होगा एप्लीकेशन तो आपका सारा चीज ठीक हो जाएंगे, नया नया में वो सारा सबका प्रॉब्लम रहता है। इसलिए कह रहा है कि 2 दिन और बचा है, अपडेट हो जाएंगे, उसके बाद फुल स्क्रीन और कमेंट के बाद जो बंद होता है वो खत्म हो जाएंगे। और तीसरा जो है, जो वीडियो आगे पीछे नहीं होते हैं, उस पर भी हम लोग को विचार कर रहे हैं, उसका भी 1 हफ्ता या 10 दिन के अंदर में वो भी प्रॉब्लम खत्म कर देंगे। ये तीनों प्रॉब्लम खत्म, लेकिन 2 प्रॉब्लम 2 दिन के अंदर में खत्म हो जाएंगे। 1 हफ्ता का हम टाइम लिए थे, 2 दिन और बच रहा है। देखा जाए लैंग्वेज से रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा।
जैसे कहा गया कि वह संख्या ज्ञात करें, ध्यान दीजिए, इस बार थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि ढंग से लिखे, वह संख्या ज्ञात करे। क्या संख्या ज्ञात करना है? तो कहा गया कि जिसका एक तिहाई को वन थर्ड कहेंगे, जिसका एक तिहाई जो है वो, ध्यान रखिए, एक तिहाई 12/25 के बराबर है। एक तिहाई 12/25 है। देखा जाए छोटा ही लिखा गया, बड़ा बड़ा क्वेश्चन अगर कहा जाएगा तो टाइपिंग के रूप में रहेंगे, घबराइए नहीं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, ठीक है गौतम जी, आपका इक्वेशन हम देख लिए, पैकेज में रहेंगे, घबराइए मत, करवा देंगे, ठीक है। देखा जाए, एक क्वेश्चन है, लैंग्वेज पर रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे इसमें। वह संख्या ज्ञात कीजिए इसका एक तिहाई जो है वो 12/25 है, संख्या ज्ञात कीजिए, कैसे बनाइएगा इसको, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। उसके बाद हम लोग चलेंगे फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ना है। बिल्कुल हो जाएंगे ऋषभ जी, कुछ लोगों को पता नहीं है। कुछ लोग को पता नहीं है, जैसे ऋषभ जी कहना है कि स्क्रीन रोटेट करने से फुल स्क्रीन में हो जाता है सर। चलिए ठीक है। हम्म, ठीक है, हो जाएंगे। हाँ, आंसर आ गया। देखिए कुछ लोग का आंसर आ गया कि 36/25। क्वेश्चन कहा गया कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका एक तिहाई जो है वो एक एक तिहाई जो है वो 12/25 के बराबर है। हम्म, एक तिहाई 12/25 के बराबर है, संख्या ज्ञात करना। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर कहा जाए तो 12/25 जो है वो एक तिहाई के बराबर है, ये लिखा हुआ है। तो कुछ लोग तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेट संख्या इजकल टू, मान के भी बना सकते हैं संख्या इजकल टू एक्स बाई अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार, लेकिन कहेंगे ऐसे मत बनाइए, ठीक है। लेकिन कुछ लोग बनाए होंगे। अब प्रश्न अनुसार कहा जाए तो एक्स का वन थर्ड जो हो गया वो 12/25 के बराबर हो गया, संख्या का मान एक्स का मान निकालना है, तो ये 12×3 36/25 हो गया। यही काम ना किए बाबू, 36/25। लेकिन एक्स बाई हटाने की कोशिश कीजिए, जरूर इक्वेशन पढ़े हैं, थ्योरी था जरूर पढ़े हैं, लेकिन एग्जाम में बनाने का तरीका अलग करेंगे, ठीक है। इसलिए बार बार बोल रहे हैं, इक्वेशन विकल्प नहीं है, वो लास्ट विकल्प है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को समझने की कोशिश, ऐसा क्वेश्चन ऐसे रहता है, राम श्याम का, यदि आइए जरा एक नियम समझते हैं, श्याम का एक तिहाई है, ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो मानना पड़ता है नहीं, जरा समझिएगा, का भिन्न के बगल में का के की जरूर रहेंगे। इसमें समझिए, इसमें एक राम का हिस्सा है बाबू और एक में एक श्याम का हिस्सा है, यानी कोशिश कीजिए रेशियो से बनाने के लिए, ठीक है। इक्वेशन अपनी जगह पर है। अब जरा ध्यान दीजिए, इस लैंग्वेज को अगर पकड़ा जाएगा तो ये भी इजी वे में पकड़ा जाएंगे। जैसे कहा गया कि राम श्याम का एक तिहाई है, तो इसमें ऐसा नहीं कि मानिए कि माना कि श्याम जो है, श्याक लिखा गया है, श्याम रखिएगा, कि श्याम माना कि एक्स हो गए तो राम बराबर एक्स, फिर ये काम नहीं कीजिए। ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट आप मैनेज करने की सीखने की कोशिश कीजिए। फ्रैक्शन के बगल में का के की जरूर रहेगा, और कहता है जिसका रिलेशन का से होगा वो नीचे का मान जाएगा, जिसका नहीं होगा वो ऊपर का मान जाएंगे। तो पढ़ के लिख लीजिए, राम श्याम का एक तिहाई है, का किसके लिए आया तो श्याम के लिए, यानी श्याम का मान कितना हो जाएंगे तो वो 3 हो जाएंगे, तो राम का मान कितना होंगे तो 1 होंगे। यानी लैंग्वेज पर पकड़ बनाइए, राम श्याम का 1/3 है, का किसके लिए आया तो श्याम के लिए, जिसका में का लगा रहेगा वो नीचे का मान जाएंगे, जिसमें नहीं लगे रहेंगे वो ऊपर का मान जाएंगे। या दूसरे शब्दों में ऐसे भी आप समझ सकते हैं, जो आगे रहेंगे वो ऊपर का मान रहेंगे, जो बाद में रहेंगे वो नीचे का मान रहेंगे। अब यहाँ भी समझिए, कहा कि संख्या का जिसका एक तिहाई, मतलब संख्या का एक तिहाई, यही बोला गया, संख्या का एक तिहाई किसके बराबर है तो 12/25 के बराबर। ये देखिए नियत राशि हो गया, हम लोग भी नियत का तुलना नियत से करेंगे। तो बताइए संख्या किसके बराबर होना चाहिए तो 3 के बराबर, तो ये 12/25 किसके बराबर है तो 1 के बराबर। तो 12/25 का तुलना हम 1 से कर देते हैं और संख्या निकालना है तो ये 3 से गुना कर देंगे। देखिए आपका आंसर तैयार। ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन हम आपको और दे रहे हैं, इस बार बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। दिया जाए इसी तरह का एक क्वेश्चन, और चलिए दिया जाए, ठीक है। इस बार हम क्वेश्चन दे रहे हैं और उसी तरह से है, जरा बनाने की कोशिश कीजिएगा। कहा गया संख्या का 2/5 भाग 2/5 भाग जो है वो 36 है, तो संख्या का 1/3 भाग क्या होंगे, ज्ञात करें।
देखा जाए, क्वेश्चन फिर से आ गया लैंग्वेज का। ध्यान देखिए, कहा कि किसी संख्या का 2/5 भाग 36 है, तो संख्या का 1/3 भाग याद कीजिए। डील कीजिए जल्दी से। एक दो क्वेश्चन करवा रहे हैं, बाकी हम आपको टाइप के रूप में करवाएंगे। मतलब सोच रहे थे कि चलो भाई थ्योरी पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन उदाहरण आपको दे दे जिससे कंफ्यूजन ना हो। पास कीजिए ना, कंफ्यूजन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। हम्म, देखिए इसका आंसर आने लगे। श्रीकांत कुमार का 30 आ गया, अध्यय का 30 आ गया, दीपक कुमार का भी 30 आ गया, तस्नीम फातिमा का 90 आ गया, विकांतरा का आंसर आ गया 30 आ गया, 90 आ गया, 270 आ गया। देखिए फिर से समझने की कोशिश कीजिए कितने इजी बन जाएंगे। सबसे पहले यहाँ हैंडल कीजिए, संख्या का 2/5 भाग 36 है, यानी 36 संख्या किसके बराबर होनी चाहिए, तो 5 के बराबर। यहाँ समझने की कोशिश कीजिए, 36 किस पर दावा किया, तो 2, तो 36 का तुलना कितना से करेंगे, 2 से करेंगे। अगर आपको संख्या निकालना है तो 5 से गुना करेंगे, लेकिन संख्या ने पूछा संख्या का 1/3, तो जब संख्या निकल गया तो इसका 1/3 निकाल दीजिए, आंसर हो जाएंगे आपको। डील करना है तो डील कीजिए, 3 गुने 2 6 होते हैं, 6 6 36 हो जाएंगे, 6 5 30 हो जाएंगे। ये देखिए आंसर तैयार हो गया। तो डील करना है कुछ अलग तरह से, ठीक है। थ्योरी अपनी जगह पर है, थ्योरी भी आपको ध्यान में रखना जिससे कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो आंसर इसका जो होंगे वो 30 होंगे, क्लियर है। 30 होंगे। प्रेम रंजन जी, इसका आंसर 6 नहीं होंगे, इसका आंसर 30 हो जाएंगे, ठीक है। देखिए बहुत लोग, प्रकाश कुमार भी 30 लाए हैं, सिद्धू कुमार भी 30 लाए हैं, राकेश गुप्ता भी 30 लेके आए हैं, अमित राज जो है उनका भी 30 आ गया है, ठीक है। लगभग सब लोग का, कुछ लोग का आंसर जो है गलत गलत आ गए हैं, ठीक है। तो सीख चुके हैं और घबराइए नहीं, हम आपको टाइप के रूप में बताएंगे, अभी बस थ्योरी चल रहा है। तो चलिए लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड आपको जो एग्जाम में आने वाले थे, एक जो था लीनियर इक्वेशन में 1 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन वो हो गया, और एक जो हो गया वो 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। अब तीसरा अगर कहा जाए तो अगला जो होता है उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन होता है जो आपको थंबनेल में दिया गया है, जिसको हिंदी में कहेंगे द्विघात समीकरण। इससे भी क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, यानी आज हम लोग अलजबरा के रूप में देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ से। तो पहला हम लोग देखे कि रैखिक समीकरण क्या होते हैं, रैखिक समीकरण से क्वेश्चन कैसे आएंगे, थ्योरी हम लोग सीख लिए। अगला देखिए इक्वेशन जो होते हैं द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखा जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें खास रूप से विशेष रूप से थ्योरी कुछ अलग भी है, बेहतर भी है, और इससे भी ज्यादा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। मतलब लीनियर इक्वेशन से टिपिकल अगर कहा जाए तो इसमें मटेरियल आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ज्यादा मिलेंगे। तो सबसे पहले ये समझना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ठीक है। जिस तरह से हम लोग पढ़े लीनियर इक्वेशन क्या है, कंडीशन समझे, तो यहाँ भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी कुछ कंडीशन होता है, ध्यान रखिए। इसके लिए सबसे पहले हम लोग को ये देखना पड़ेगा, जैसे अगर आप लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये इक्वेशन नहीं है, ये इसको बोलेंगे द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोला जाएगा। लेकिन अगर हम जैसे ही बराबर जीरो कर देते हैं तो ये इक्वेशन होगी। इक्वेशन का मतलब है जिसमें दो साइड हो, एलएचएस भी हो आरएचएस भी हो। तो देखिएगा कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण का मतलब होता है ऐसा समीकरण, इसका भी परिभाषा आप सुन सकते हैं कि वैसा समीकरण जिसमें चर राशि की संख्या जो है वो एक ही रहेंगे, लेकिन मैक्सिमम पावर जाएगा तो वो दो जाएंगे। यानी इसमें आप एक ना बोल के सीधा सीधी बोलिए कि द्विघात समीकरण का मतलब हुआ ऐसा समीकरण जिस पर चर राशि यानी वेरिएबल पर जो मैक्सिमम घात होगा, मैक्सिमम जो पावर होगा वो दो होंगे। तो ऐसे हालात में इसका नाम जी है पवन कुमार प्रभु, आपका भी नाम ले रहे हैं, ठीक है। चलिए पवन जी, प्रभु जी आप भी देख लीजिए द्विघात समीकरण, थोड़ा पढ़ समझ लीजिए, टाइम है, उसके बाद कल हम इसको डिटेल और करेंगे, ठीक है। अभी थ्योरी चलेंगे, उसके बाद जो है बहुपद का मसाला सा देखेंगे, मतलब कल खत्म हो जाएंगे तो फिर प्रैक्टिस चालू कर देंगे इसका भी। और जुटने का कोशिश कीजिएगा, आज से चालू हुआ है 10:30 बजे प्रैक्टिस बैच। 3 चीज था आपका, टेस्ट, टेस्ट भी सैटरडे को चालू हो चुका है, जीरो लेवल से हाई लेवल तक चैप्टर बाई चैप्टर आपको कॉन्सेप्ट और टाइप भी आपको बताया जा रहा है। और तीसरा था आपका प्रैक्टिस बैच। प्रैक्टिस बैच आज ही चालू हुए हैं, आज स्टार्टिंग था इसलिए कम पढ़ाया है, लेकिन डेली 40 से 50 क्वेश्चन हम लोग को टारगेट रहेगा, डेली 40 से 50 क्वेश्चन डील करवाएंगे, थोड़ा तेजी रहेंगे उसमें, ठीक है। मतलब वो पूरा एग्जामिनेशन की तरह रहेंगे, सारा चीज मिला रहेंगे। तो आज कुछ लोग ज्वाइन किए थे लेकिन कुछ लोग ज्वाइन नहीं किए थे, इसलिए कल जरूर ज्वाइन कीजिए, 10:30 बजे सुबह से रहते हैं, ठीक है। 10:30 बजे से। जी कुंदन जी, बिल्कुल आज भी चले थे क्लास, कुंदन जी आज भी चले थे, और कल भी चलेंगे, ठीक है। तो चलिए जरा हम लोग, कुछ टाइम बचा है इसको थोड़ा नजर डाल ले, इसको कल हम लोग डिटेल करेंगे। पहला चीज ये ध्यान रखिए, द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण का मतलब वो कैसे पकड़ेंगे इसको, तो कहता है कि
समीकरण जिसमें चर राशि पर जो पावर होंगे, घात जो होंगे वो मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 2, यानी 2 ही होना चाहिए, ना तो मिनिमम ना तो मैक्सिमम, सीधा सोचिए 2 होनी चाहिए। तो ऐसे समीकरण को द्विघात समीकरण कहेंगे। इसका व्यापक रूप यानी जनरल फॉर्म पहचानने का जो तरीका होंगे, तो ये व्यापक रूप हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ भी कह सकते हैं कि जहाँ कह सकते हैं कि ए जो होंगे वो डज नॉट इक्वल टू क्या होंगे, 0 होंगे। बी अगर 0 हो जाते हैं तो कोई मैटर नहीं, लेकिन ए जो है वो डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। ऐसे कुछ लोग जगह देखिएगा तो बी भी लिख देते हैं, लेकिन ए जरूरी नहीं है, ए 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, इतना से भी काम चल जाएगा, ठीक है। ऐसे कुछ लोग बी भी लिख देते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। जैसे कहने का मतलब एग्जाम्पल के रूप में आप समझिए 2x स्क्वायर प्लस 5x एन प्लस 3 बराबर 0 लिखते हैं। तो हमने कहा परिभाषा के रूप में कि वैसा समीकरण जिसमें चर राशि का जो पावर होनी चाहिए, घात होनी चाहिए, वो कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो ऐसे मामलों में इसको कहेंगे द्विघात समीकरण। देखिए ए का मान कितना हो गया, 2 हो गया, बी का मान कितना हो गया, 5 हो गया, सी का मान कहा जाए तो वो 3 हो गया। अब इसमें पहला थ्योरी होता है कि द्विघात समीकरण के, जिस तरह से हम लोग पढ़े कि रैखिक समीकरण के कितने हल हुए, तो एक चर वाले रैखिक समीकरण के 1 हल हुए, 2 चर वाले रैखिक समीकरण के अनगिनत हल हुए, लेकिन 2 चर वाले रैखिक समीकरण को 2 को लाया गया तो दोनों को लाते थे तो वो बन गया था सरल इक्वल समीकरण, सिंपल पेयर इक्वेशन। और उन दोनों मिला करके अगर डील किए तो उसका भी केवल एक हल हुआ, लेकिन उसमें भी 3 कंडीशन था कि केवल एक हल होगा तो कंडीशन क्या होंगे, अनगिनत हल होंगे तब क्या कंडीशन होंगे, कोई हल नहीं होंगे तब क्या कंडीशन होंगे। तो उसी तरह है कि द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने हल होते हैं, तो इसमें कहता है कि द्विघात समीकरण के जो होंगे वो 2 हल होंगे। कितने हल होंगे, 2 हल होंगे। जैसे द्विघात समीकरण के 2 हल में अगर कहा जाए तो कुछ लोग को ये दिमाग में मत बैठाए कि एगो हल अल्फा होता है एगो बीटा होता है, ये गलत हो जाएंगे। अल्फा बीटा बाबू इंडिकेशन है। अगर आप इसका एक्स का मान अगर आप देखिएगा तो आते हैं -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac बाई 2a के बराबर। जबकि अगर यहाँ पर एक प्लस एक माइनस है तो इसी में एक अगर हम प्लस रखेंगे तो एक हल होंगे, एक माइनस के रूप में रहेंगे तो 2 हल होंगे। यानी अगर कहा जाए तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो बाबू, ध्यान दीजिए कैसे समझिएगा इसको। ये देखा जाए, इसमें देखा जाएगा कि द्विघात समीकरण के 2 हल होंगे। पहला कहा जाए तो माइनस बी एक जगह प्लस लिख देते हैं, अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac बाई 2a, और एक माइनस के रूप में होंगे तो माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac एन बाई 2a होंगे। इसी को हम लिख दिए थे यहाँ पर प्लस माइनस के रूप में, यानी एक प्लस के रूप में होंगे एक माइनस के रूप में होंगे। हाँ, इसको अगर आप ऐसे कहा जाए कि कोई पूछेगा तो आप नहीं, लेकिन अगर किसी को कहना है, जैसे एगो बोल रहा है ऐसा कैसे हो गया, कैसे आते हैं, तो चलिए इसको भी हम आपको सिखा देते हैं। अब इसमें कहा जाए, ज्यादा कहानी पर नहीं जाएंगे, लेकिन अगर द्विघात समीकरण की बात किया जाए तो इसके 2 मूल होते हैं। सबसे पहले अरब का जो गणितज्ञ था अल-ख्वारिज़्मी, उन्होंने बताया था कि द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ऐसा नहीं है, भारतीय गणितज्ञ जो है श्रीधर आचार्य, उन्होंने भी इसमें योगदान दिया, लेकिन सबसे पहले बताने वाले थे जी, ये नहीं, राकेश गुप्ता। यूट्यूब पर नहीं है वो, ठीक है, यूट्यूब पर नहीं है। यूट्यूब पर आज गलती से वीडियो डला गया था प्रैक्टिस वाला, ठीक है, वो रहेंगे सेपरेट, रहेंगे ऐप्स पर ही रहेंगे। ऐप्स पर ही रहेंगे, यूट्यूब पर नहीं रहेंगे, गलती से डला गया था। लेकिन जो पढ़ाया गया था वो ऐप्स पर ही पढ़ाया गया था, बाद में इसको यूट्यूब पर गलती से डाल दिया, ठीक है। देखिए तो कहना है सर नेट खत्म हो गया, बाबू नेट बचा के रखिए, ऐसे कैसे काम चलेगा। हम्म, ध्यान दीजिए। अगर इसको आप डील करना चाहते हैं कि वो कैसे आया तो आइए डील करवा देते हैं, लेकिन ध्यान रखिए समय लगता है बाबू सब पढ़ने में, ठीक है। आपका बैच जो है वो एक तरह से क्रैश कोर्स का है, कैप्सूल कोर्स का है, तो कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा ज्यादा डिटेल ना करने के लिए थोड़ा नाराज मत होइएगा, क्योंकि टाइम लगते हैं, टाइम लगेंगे तो आप प्रेशर आपको दे देते हैं हमको, लेकिन चलो बोले हैं तो हम बता देते हैं कैसे आते हैं। ध्यान दीजिए, इसमें कहा जाए कि अगर एक्स का मान जो आप लाए थे वो कैसे लाए थे, हमने कहा 2 गो मान होंगे, 2 गो मान बताया गया, 2 रूट। इसको कहीं कहीं देखिएगा तो कहते हैं द्विघात समीकरण के कितने मूल, मूल का मतलब वो हलों की संख्या, ठीक है, तो 2 मूल हुए। उसी को इंग्लिश में कहेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट होते हैं, तो 2 रूट होते हैं। तो हलों की संख्या बोलिए या मूल बोलिए रूट बोलिए, बात एक ही चीज होगी। चलिए इसको अगर डील करना चाहते हैं तो डील कर सकते हैं, कैसे आते हैं। ऐसा है सब में हम ए से गुना कर देते हैं, तो यहाँ गुना करेंगे तो ये ए एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, सब में हम ए से गुना कर देते हैं। यहाँ कहा जाए तो ए बी एक्स हो जाएगा, और यहाँ कहा जाए तो ए हो जाएंगे सी ए हो जाएंगे। ऐसा ये पॉजिटिव इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। कोई समस्या, सब में हम ए से गुना कर दिए। अब ऐसा है कि इसको हम ए एक्स का होल स्क्वायर लिख दिए, ठीक है,
यहाँ पर ए एक्स लिख दिए, यहाँ पर बी वाई टू लिख दिए, और फिर यहाँ पर दो लिख देंगे। अब कहेंगे सर दो कहाँ से लाए, तो दो लाए तो दो से गुना भी कर दिए, मान पर तो अंतर नहीं पड़ेंगे, तो नहीं पड़ेंगे। ऐसा है सर कि यहाँ भी अगर कहा जाए, इसमें हम बी स्क्वायर बटा 4 जोड़ देते हैं, इधर भी अगर हम बी स्क्वायर बटा 4 जोड़ देते हैं तो मान पर अंतर नहीं पड़ेंगे। बस हम आपको ये बता रहे हैं कि सर कैसे लाए थे, ध्यान दीजिए, हम आपको शो करके दिखा देते हैं। अब जरा सोचिए, दो से गुना दो से भागा, मान पर अंतर नहीं पड़ा, बी स्क्वायर बटा 4 जोड़ दिए तो इधर भी बी स्क्वायर बटा 4 जोड़ दिया, तो मान पर अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन करिए क्या, किए क्या आप, तो नोटिस कीजिए, अगर आपको ए मानते हैं और इसको बी मानते हैं तो ये ए स्क्वायर हो रहा है, तो ये बी स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ देखिए 2ab हो रहा है फार्मूला, यानी अगर यहाँ तक पूरा कहा जाए तो ये फार्मूला क्या हो जाएंगे, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब है कि आप इसको क्या लिखिएगा, तो ये ए एक्स, जबकि बी का मतलब बी बटा 4 नहीं है, बी बटा 2 का होल स्क्वायर होंगे, तो ये बी बाई 2 का होल स्क्वायर लिखिएगा। इधर आप अगर कैलकुलेशन करते हैं तो 4 एलसीएम लीजिएगा, तो यहाँ 4 एलसीएम के रूप में आ जाएंगे, ये 4 यहाँ आ जाएंगे। ऐसा करते थोड़ा ढंग से लिख देते हैं, पॉजिटिव वाला पहले लिख देते हैं और निगेटिव वाला को बाद में लिख देते हैं। ये 4ca के बराबर हो गया, क्लियर है। अब जरा सोचिए, आपको किसका मान निकालना है, एक्स का, तो ये इधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएंगे, यानी ए एक्स प्लस बी वाई टू कीजिएगा, तो ये आगे जाकर के अंडर रूट हो जाएंगे बी स्क्वायर माइनस 4ca लिखिए या ac लिखिए, 4 हो जाएंगे। और जैसे ही ये स्क्वायर हटा होगा तो ये अंडर रूट के रूप में प्लस माइनस हो जाएंगे। अब जरा सोचिए, बी बाई टू पॉजिटिव इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यानी ए एक्स बराबर कहा जाए तो ये माइनस बी बाई टू एंड प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, जबकि 4 का वर्गमूल कितना हो गया, 2 हो गया। अब बताइए, दो एलसीएम लीजिएगा कि नहीं, तो लीजिएगा, तो दो एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ क्या आएंगे, माइनस बी एंड प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएंगे। अब जरा देखिए, ए को हम यहाँ से हटाते हैं, जैसे ही ए को हटाते हैं यहाँ से तो ये यहाँ आ जाएंगे, देखिए फार्मूला आपका तैयार हो जाता है, जिससे एक पॉजिटिव में रखते हैं एक निगेटिव में रखते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, ये सब आपको पूछेगा नहीं। हाँ, आपने कहा कि सर हमको थोड़ा बता दीजिए, तो हमने बता दिया, ठीक है, लेकिन इतना डिटेल नहीं होनी चाहिए। हाँ, डिटेल आपको पढ़ना है तो 7 बजे शाम में जो जनरल बैच चल रहा है उसमें पूरी तरह से डिटेल होगा, ठीक है। वो टारगेट बैच नहीं है, वो कोई कैप्सूल कोर्स क्रैश कोर्स नहीं है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। अमन जी, क्लियर है अमन जी? हाँ, जैसे क्वेश्चन पूछे कि सर ये कैसे आता है, कैसे दो गो मूल हुआ, तो हमने ये पूरा करके डिटेल करके बता दिया। कोई समस्या? कहीं भी कोई समस्या है तो बोल सकते हैं, नहीं समस्या है, ठीक है। तो पहला चीज ध्यान रखना, हम लोग सीख चुके हैं कि द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं, कितने हल होंगे, तो 2 हल होंगे। और उसमें कहा जाए तो हमने कहा कि यही चीज आपको बताया गया, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a के बराबर, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखिए, ये ना कि इसके बावजूद भी आप बोल दीजिए कि द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, तो पूछ देगा कौन कौन, तो सबके दिमाग में बैठ जाता है, एगो अल्फा होता है सर, एगो बीटा होता है। लेकिन भ्रम में मत रहिए, अल्फा बीटा बाबू इंडिकेशन है, ठीक है। अब इसी में कहा जाए तो आप इसको लिख सकते हैं, अल्फा बराबर तो माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि इतना बड़ा है इसलिए लिखने में टाइम लगता है, इसलिए इंडिकेट कर दिया गया। बीटा बराबर आप कह सकते हैं, तो ये माइनस बी हो गया, एक जगह प्लस लिखे हो तो यहाँ माइनस लिखोगे, ये अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होंगे और ये 2 हो जाएंगे। तो इसलिए इसको बोल देते हैं, एगो को अल्फा एगो को बीटा। लेकिन कोई अगर कह देगा कि नहीं सर इसको हम बोल देंगे यहाँ पर गामा और इसको बोल देंगे लेमडा, तो क्या दिक्कत है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए भ्रम नहीं रहना चाहिए बाबू। 2 मूल जो होंगे यही होंगे, ठीक है। ये इंडिकेशन हो गया अल्फा और बीटा, ठीक है। अब इसके बाद कहा जाए कि द्विघात समीकरण के 2 मूल हुए, तो इसके बाद और क्या क्या है, तो इसमें हम लोग को पढ़ना है कि द्विघात समीकरण के बारे में, कि द्विघात समीकरण के 2 मूल हुए पहला थ्योरी के रूप में। तो उसके बाद इसमें आता है कि जो मूल आपका हुआ एक अल्फा और एक बीटा इंडिकेशन करने के लिए, या उसी को डिटेल करके बताया गया। तो आगे हम लोग को इसमें पढ़ना रहेगा कि मूलों का योग के बारे में, यानी द्विघात समीकरण आते हैं कि मूल दिल रहेगा, ठीक है, यानी अल्फा बीटा का मान दिल रहेगा। चलिए वही चीज दिमाग में बैठाइए, अल्फा बीटा का मान दिल रहेगा तो कहेगा इक्वेशन तैयार कीजिए। तो ये सब आपको इसमें पढ़ना रहता है, ठीक है। तो हम लोग टाइम भी हो चुके हैं, ठीक है, बहुत लोग बोल दिए सर नेट भी मेरा खत्म हो गया, तो हमें जी कोशिश कीजिए। जी हाँ, जैसे पवन कुमार प्रभु का कहना है बेसिक अच्छा रहता है सर, बिल्कुल पवन जी, इसलिए हमने पूरा डिटेल करके बता दिया, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा समय को भी ध्यान में रखिएगा, चैप्टर बहुत ज्यादा है आपको, और अगर डिटेल डिटेल कीजिएगा तो फिर समय लगेंगे। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि इतना शॉर्टकट नहीं बताएंगे, हम आपको उतना जरूर आपका कहीं ना कहीं समझने में समस्या नहीं हो। और जैसे पूछे कि सर कैसे हो गया, तो हमने बता दिया।
लेकिन इसमें टाइम लगते हैं, ठीक है। आपको पढ़ना है एक क्रैश कोर्स के रूप में, लेकिन बुरा मत मानिए, जहां पर रहेंगे बोलिएगा तो हम बता देंगे, ठीक है। तो कल हम लोग फिर से आपको रिमाइंड करवा देते हैं, ठीक है। आज बार यही रह देते हैं, कल थोड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को और बढ़ाएंगे, यानी कल हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, जो हम आपको एक झलक दे दिए। और इसमें हम लोग को बहुपद के बारे में पढ़ना है। बहुपद में मसा और लसा यानी पोलिनोमियल्स में अगर बहुपद में कहा जाए तो एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन, पूरी तरह से अलजेब्रा का क्वेश्चन। और चौथा में हम लोग थोड़ा सा फार्मूला का यूटिलाइज सीख लेंगे, ठीक है। तो ये पूरा अलजेब्रा आपका खत्म हो जाएगा, मतलब 4 चैप्टर एक ही साथ हो रहा है। और फिर जैसे ही वो थ्योरी सीख लेंगे तो उसके बाद फिर हम लोग टाइप के रूप में सीख लेंगे। और कल जो होंगे वो फिर से 10:30 बजे सुबह में ज्वाइन करने की कोशिश कीजिए। वो मेन है बाबू, उसमें हम आपको बता रहे हैं कि एग्जाम में कैसे बनाना है, ठीक है। और वो सारा मिलल रहेंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम में रेलवे का क्वेश्चन एग्जाम में जैसे आते हैं वो सारा मिलल रहेंगे। और टोटल 2005 से लेकर के 2019 तक जो एग्जाम हुए हैं वो टोटल कम्बिनेशन करके क्वेश्चन को तैयार किया गया। आप देख सकते हैं। ऐसे तो आज का जो वीडियो था 10:30 वाला, वो तो यूट्यूब पर जो है लोड कर दिया गया, लेकिन कल से नहीं होंगे, वो ऐप्स पर ही होते हैं, ठीक है। तो कल जुटने का कोशिश कीजिए, ठीक है। थैंक यू, गुड नाइट। कल मिलते हैं इसी टाइम पर और इसी चैनल पर। बाय, गुड नाइट।